चालू करते हैं, आ जाएंगे सब लोग। यहाँ से देखना था अपने को, कल यहाँ तक देख लिया था। अब दोष धातु, मल, इन सब की क्षय वृद्धि के लक्षण और ये सब देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखते हैं सबसे पहले तो वात पित्त कफ दोषों की क्षय वृद्धि और ये देखते हैं अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग। तो वात के क्षय के लक्षण देखते हैं, अपने को सब पता है। मंद चेष्टा, अल्प वाक्यम, अप्रहर्षम, मूड संज्ञता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आचार्य सुश्रुत की चारों अपने को याद रखना है कि अगर वात का शरीर में क्षय हो गया तो मंद चेष्टा होगी, अल्प वाक्य बहुत कम बोलेगा वो, प्रहर्ष ओबियसली खुशी वात की वजह से होती है तो अप्रहर्ष होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मूड संज्ञता। मूड संज्ञता किसके लिए, ओबियसली वात के कारण ही सारी एनर्जी है। अगर वात नहीं रहेगा उसके शरीर में तो उसकी संज्ञा एकदम कैसी हो जाएगी, मूड संज्ञा हो जाएगी। वाग्भट ने अंग साध ऐड कर दिया है कि अगर वात का बहुत ज्यादा क्षय होगा तो बॉडी में अंग साध होगा, ठीक है। तो वात क्षय के कौन कौन से लक्षण हो गए, मंद चेष्टा, अल्प वाक्यत्तम, अप्रहर्ष, मूड संज्ञता। पूरा का पूरा श्लोक है सुश्रुत का, अच्छे से अपने को याद है पूरा का पूरा। फिर वाद की वृद्धि से क्या क्या हो जाता है, तो वाद की वृद्धि से वाक पौरुषम, ऑब्वियसली भैया बहुत ज्यादा कर्कश वाणी जैसे मेरी है वैसे हो जाएगी। शरीर में कृष्णता आ जाएगी, कार्षणता, ऐसे भी अपन ना शरीर पूरा पूरा काला काला पड़ जाएगा। गात्र में स्फुरण होगा, ऑब्वियसली हड्डियों से आवाज आने लग जाती है। उष्ण कामिता, शीतवात का गुण है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उष्ण कामिता होगी बॉडी में। निद्रा, एक साथ पढ़ेंगे, निद्रा के नाश हो रही सब, निद्रा नाश होता है वात में। और गाढ़ वर्चस्व, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा और बल शरीर का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा याद है, कार्शम कार्शम कर से अपन पहचान लेंगे। अब आता है पित्त का क्षय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त क्षय, मंद ऊष्मा अग्निता निष्प्रभतम, क्या हो जाएगी, अग्नि और ऊष्मा दोनों जो शरीर की मंद हो जाएगी और निष्प्रभा, ऑब्वियसली पित्त के कारण प्रभा होती है तो निष्प्रभा, मंद ऊष्मा अग्निता हो जाएगा, इजी से पहचान लेंगे। पित्त की अधिकता से क्या हो जाएगा, पीत अवस्था हो जाएगा, शरीर में संताप हो जाएगा। शीत कामित्वम, उसमें उष्ण कामित्वम था, वात की वृद्धि में, पित्त की वृद्धि में शीत कामित्वम आ जाएगा। बल की हानि होगी, इंद्रिय दुर्बलता, पूरे शरीर में वेड़ मूत्र और नेत्र ये सब क्या हो जाएंगे, पीले कलर के हो जाएंगे, ठीक है। फिर कफ, कफ के क्षय से क्या हो जाएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण अपने को याद करने कफ से क्षय से। एक आता है रूक्षता और एक आता है अंतर्दाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूक्षता पे दो डोट लगे, मतलब ये किसमें, एक और किसी क्षय में भी आएगा, ठीक है ना। तो अंतर्दाह, अंतर्दाह और किसमें आता है भैया, मांस वाले में भी अपन देखेंगे कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है ना। तो अंतर्दाह जो होता है किसमें आता है, कफ के क्षय में आता है। ओब्वियसली सारा सारा स्नेह भाग अगर सूख गया है तो अंदर क्या होगा, अंतर्दाह होगा। आमाशय के अतिरिक्त जितने भी श्लेष्माशय होते हैं उनमें क्या आती है, शून्यता हो जाती है। तो अपन ने वहां पे देखा था कि आमाशय के अतिरिक्त जितने भी श्लेष्माशय होते हैं कफ का क्षय हो जाएगा तो वहां पे संधि शैथिल्यम प्रजाग्रम, ठीक है ना। तो संधि शैथिल्यम दो जगह आएगा भैया, संधि शैथिल्यम अस्थि क्षय में भी आता है और कफ क्षय में भी आता है, ठीक है ना। संधि शैथिल्यम, अस्थि क्षय, कफ क्षय बोथ में आता है। प्रजागरण, दौर्बल्यम, तृष्णा, ये सब नहीं पूछा जाता पेपर में। रुक्षता अंतर्दाह पूछेगा अपने से और संधि शैथिल्यम पूछेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गए कफ क्षय के। कफ वृद्धि में क्या हो जाता है, पूरे शरीर में शुक्लता, शीतलता, स्थिरता, गौरवता, अवसाद, सब पता है अपने को, अति निद्रता, तंद्रा। संधि विश्लेष, अस्थि विश्लेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज अपने को याद रखना है, संधि विश्लेष और अस्थि विश्लेष। ऐसे याद रखना है कि कफ विशेष रूप से जो होता है क्या करता है, विश्लेष या चिकनापन करने का कार्य करता है। तो संधि विश्लेष, अस्थि विश्लेष दो इंपॉर्टेंट टर्म है किसमें, कफ वृद्धि में के लक्षण में आती है, ठीक है। अब निद्रा के तीनों एक साथ अपन लिख लेते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो वात की वृद्धि में क्या हो जाता है, निद्रा का नाश हो जाता है। पित्त की वृद्धि में अल्प निद्रा आ जाती है और कफ की वृद्धि में अति निद्रता आ जाएगी ना। तो अति निद्रता तो कफ से बन जाता है, बस निद्रा नाश और अल्प निद्रा ऐसे याद रखना है। तो वात से पूरी की पूरी निद्रा चली जाएगी और पित्त से नींद तो आएगी लेकिन क्या आएगी, कम आएगी, अच्छी वाली आएगी, ठीक है ना। तो तीनों भी अपन ने देखा था, निद्रा नाश वात की वृद्धि से, अल्प निद्रा पित्त की वृद्धि से और कफ की वृद्धि से अति निद्रता, ठीक है। सारे के सारे को अपने को पता है, बस रिकॉल करना है। और देखते हैं रस क्षय, देखते हैं तो रस क्षय, मैंने बोला था रस की क्षय हो जाती है तो हृदय प्रदेश में क्या हो जाए, घटते सहते शब्द आते हैं। तो घटते सहते शरीर में एकदम शब्दे ना उच्च उच्च शब्द को सहन नहीं कर पाएंगे। द्रवती शूल्यते, ये भी सारा अपने को पता है। हृदय ताम्यति, हृदय में ताम्यति आता है, ये भी अपने को पता है। स्व अल्प चेष्टा अपनी रस क्षय, जो चेष्टाएं होती बहुत ज्यादा अल्प हो जाती है, अल्प चेष्टा में उसको क्या हो जाती है, मतलब ऐसा इस पूरी लाइन का मतलब है कि अल्प चेष्टा करने में उसके हृदय में ताम्यति हो जाएगी। ये पूरा रस क्षय का लक्षण है, पूरा लाइन अपने को देगा वो। सुश्रुत भी यही बोलते हैं, रस क्षय, हृदय में पीड़ा होगी, कंपता, शून्यता, तृष्णा। रसिरोक्षम श्रमम, श्रम याद रखना भैया, भ्रम और श्रम अलग अलग है ना। तो श्रम रस क्षय में आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थकान जो होती है किसके कारण, रसे रोक्षम श्रम, शोषो ग्लानि, शब्द असहिष्णुता,
शब्द सहने की क्षमता नहीं होना, ये भी किसके कारण आता है, रस के क्षय के कारण आता है, ठीक है ना। तो रसे रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द अश्नुता, ये फर्स्ट ईयर में अपने को श्लोक भी याद था। तो दो चीज यहाँ से अपने को याद करनी है, श्रम और शब्द असहिष्णुता। बाकी हृदयम घट्यते, सॉरी घट्यते सहते, शब्दम न उच्यते, द्रवति शूल्यते, हृदय ताम्यति, ये सब अपने को याद है, बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं किसमें, रस की अतिवृद्धि में। तो रस की अतिवृद्धि में एक वर्ड में याद करेंगे, जो श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण होते हैं वही सारे रस वृद्धि के लक्षण भी होते हैं ना, हृदय उत्कलित प्रसिक होता है और सारे सेम टू सेम श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण होते हैं किसमें, रस वृद्धि के समय। रक्त, रक्त के क्षय से क्या हो जाता है भैया, तो रक्त क्षय से स्किन एकदम कैसी हो जाती है, परूष हो जाती है, स्फुटित हो जाती है, म्लान हो जाती है, ठीक है ना, और क्या हो जाती है, रूक्ष हो जाती है, ठीक है ना। तो सारे त्वचा वाले संबंध सिम्टम्स आचार्य चरक ने बताए, परुष, स्फुट, म्लान त्वचा, रुक्ष रक्त संचय, रक्त के क्षय से ये सब होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट किसका है भैया, सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत साहब क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं, शोणित क्षय त्वक पारुष्यम, त्वक में परुषता तो आएगी आएगी, उसके साथ अम्ल शीत प्रार्थना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खट्टा खाने का और ठंडा खाने का मन उसको, अम्ल शीत प्रार्थना उसको होगी। और शिरा शेथिल्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्या होगी भैया, शिरा शेथिल्यम। तो दोनों चीज अपने को रटा, बचपन से ही रटा हुआ, शिरा शेथिल्यम रक्त क्षय में और धमनी शेथिल्यम मांस क्षय में, दोनों अपने को याद है और दोनों 1000 बार पेपर में पूछ चुके हैं, ठीक है ना। तो त्वक पारुष्यम, अम्ल शीत प्रार्थना, शिरा शिथिल्यम किसका है, रक्त क्षय का लक्षण है। बागभट भी यही बोलते हैं, अम्ल शिशिर प्रीति, शिरा थेथी चरुक्षता, बागभट भी ऐसा कैसा बोलते हैं। रक्त की वृद्धि से क्या होगा, तो रक्त की वृद्धि सारे दिन रक्तज रोग होंगे। पहले अपने को याद करने पड़ते थे, एक एक रटना पड़ते थे, अब अपने को पता ही चल गया कि रक्त तो रक्तम, रक्त अंग अक्षिता, आंख और अंग सारे के सारे रक्त वर्ण के हो जाएंगे, सिराएं सारी की सारी पूर्ण या भर जाएगी, विसर्भ, विदृधि, प्लीहा, कुष्ठ, रक्त पित्त, कोष, गुल्म, कामला, व्यंग, अग्निनाश, सबको पता है ये सारे कौन से दोष हैं, पित्तज व्याधि है, ठीक है ना। सिर्फ अग्निनाश से याद रखना, अग्निनाश जो होता है पित्त वृद्धि के कारण होता है, वाग्भट ऐसा बोलते हैं। मांस क्षय देखते हैं, तो मांस क्षय विशेषण स्फिक ग्रीवो उदर शुष्कता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एआईपीजीटी के लेवल में अपन इसको वो करते थे कि स्फिक ग्रीवा उदर आ रहा है क्रम में, तो ये किसका है, मांस क्षय का है। और स्फिक उदर ग्रीवा आ रहा है तो वो किसका है, कार्श पुरुष का लक्षण है। इतना डिटेल इस बार अपने को देगा नहीं, तो ये ज्यादा अपने को मेहनत इसमें करनी नहीं है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, रुक्षता, तोत, सदन, धमनी शैथिल्य, बस याद रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मांस, मांसे अक्ष ग्लानी, आंखों में ग्लानी, गंड स्फिक शुष्कता बन जाएगा, संधि वेदना, ठीक है ना। तो संधि संधि वाले एक साथ देखेंगे। अभी अपन ने क्या देखा था, कफ क्षय में संधि सेथिल्यम देखा था, संधि वेदना देख रहे मांस क्षय में, ठीक है ना। दो चीज याद रख लेना है, संधि वेदना, संधियों में या जॉइंट में पेन किससे होता है, मांस के क्षय से होता है, ठीक है। मांस की वृद्धि से कुछ नहीं, स्फिक में, गंड में, ओष्ठ में, मुस्क में, उरु, जंगा, इन सब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और गुरु गात्रता, शरीर एकदम मोटा हो जाएगा, किससे, मांस की वृद्धि से। इजी है भैया। मेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। संधि स्फुटन, ठीक है ना, संधि स्फुटन ऐसे याद करके याद ना, क्या बोलते हैं, में स्फुटन, टन जो होता है, एक टन मेद ऐसे करके अपन याद करते, तो स्फुटन जिसमें आखिरी में टन आ रहा है ना, एक टन मेद ऐसे करके अपन याद करते हैं, या मेद अपन इसको बोलते हैं ना, इसका तो एक टन वजन है, ये वजन है ना। तो स्फुटन आखिरी में जिसमें टन आ रहा है वो किसमें है, वो क्या है, मेद उसमें दिखेगा, ठीक है ना। तो टन और शून्य ऐसे करके अपन याद करते थे ना, तो संधि स्फुटन और संधि शून्यता ये लिखा है। संधि स्फुटन, संधि शून्यता दोनों किसमें आएंगे, मेद क्षय में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्या आ जाएगा, ग्लानी और नेत्रों में आलस्य, ठीक है ना। ग्लानी होगा, नेत्रों में आलस्य होगा, उदर का पतला होना, इसका श्लोक याद था ना, संधि स्फुटम ग्लानी अक्षस्य तनुदरतम, ऐसे करके श्लोक है, अपने को वो भी याद था। इसके अतिरिक्त सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चन पूछेगा अपने से, प्लीहा अभिवृद्धि। प्लीहा अभिवृद्धि किसका लक्षण है, तो अपने को पता है मेद क्षय का लक्षण है। संधि शून्यता किसका लक्षण है, मेद क्षय का है। रोक्षता कफ क्षय में भी आ गया था और ये मेद क्षय में भी है। मेदुर मांस प्रार्थना, इजी है भैया, बहुत इजी है, बन जाएगा। मेदुर मांस की प्रार्थना किसका, मेद क्षय का लक्षण है। वाग्भट भी यही बोलते हैं, मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीहो वृद्धि कृशांगता, स्वप्नम कट्या भी अपने को पता है किसका लक्षण होता है, मेद क्षय का लक्षण होता है, ठीक है ना। सारा का सारा अपने को याद है, बस बुद्धि पे लगी धूल अपन हटा रहे हैं। अधिक में क्या होगा भैया, तो अंगों में स्निग्धता, उदर व पार्श्व में वृद्धि होगी, ऑब्वियसली भैया जाड़िया होगा तो मेद में वृद्धि में उदर और पार्श्व में वृद्धि होगी। शरीर से एकदम दुर्गंध आएगी। कांस, श्वास और प्रमेय के पूर्व रूप आएंगे ना। श्रम आता है भैया, वाग्भट बोलते हैं श्रम जो होता है मेद वृद्धि से आता है, तो श्रम दो जगह आ गया है, रस क्षय में आता है और मेद वृद्धि में आता है। श्रम और भ्रम में कंफ्यूज नहीं है ना, तो श्रम को एंड में लिख लेंगे अपन एक जगह, कि श्रम दो जगह आया है। थकान कैसे होगी,
कफ के क्षय, या तो प्राकृत कफ का क्षय हो जाए या मेद बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, अपने को श्रम या थकान बहुत आने लगी। ओब्वियसली जाड़िया जो मेद की अधिकता वाला रहता है, वो जाड़िया क्या होता है, थकान बहुत ज्यादा होती है, उसमें श्रम हो जाता है। अस्थि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थि में क्या होता है भैया, अ, अस्थितोदम, अस्थि में दर्द होगा, केश, लोम, नख, श्रमसु, द्विज, प्रपत्नम। तो अपन ने देखा था अस्थि के उपधातु में, अपन ने देखा था कि अस्थि के उपधातु केश और लोम सब बोल रहे थे, कोई केश और नख बोल रहे थे, तो ये सारे क्या होते हैं, अस्थि की उपधातु होती, तो इन्हीं का पतन होता है, ठीक है ना। संधि शैथिल्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संधि शैथिल्यम किसका लक्षण होता है, अस्थि वाला। तो मैंने एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, इकट्ठे हो गए, हाँ पर्याप्त मात्रा में। तो संधि संधि वाले तीन देख लेते हैं। संधि वेदना किसका लक्षण है, मांस क्षय का लक्षण है। संधि शून्यता, संधि में शून्यता किससे आएगी, मेद क्षय का लक्षण आ जाएगा। और संधि शैथिल्यम दो में आ जाएगा, अस्थि क्षय और मांस क्षय दोनों का लक्षण होता है, ठीक है ना। अपने को पहले से अपन ट्रिक से याद करते थे कि वेदना में मांस है, शून्यता, लेकिन अपने को धीरे धीरे सब याद हो गया था कि संधि वेदना मांस क्षय है, संधि शून्यता मेद क्षय है, और संधि शैथिल्यम अस्थि क्षय या कफ क्षय का लक्षण होता है, ठीक है। फिर अस्थि वाला हो गया। फिर इसके अतिरिक्त आता है अस्थि की वृद्धि में अध्यस्थि अधिदंत होता है, नहीं पूछता है कभी जिंदगी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अपन जानेंगे मज्जा वाले पे। मज्जा में क्या होती है भैया, अस्थिया शीर्ण दुर्बल लघु हो जाती है, और प्रततम वात रोगाणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सदा वात रोगों से पीड़ित होता है, किसके लक्षण होता है, मज्जा क्षय का लक्षण होता है। मज्जा क्षय में क्या होती है, अल्प शुक्रता। देखो अल्प शुक्रता शुक्र क्षय का लक्षण नहीं है, मज्जा क्षय के लक्षण में भी आता है ना, शुक्र में तो आता ही आता होगा शायद, लेकिन अल्प शुक्रता मज्जा क्षय का लक्षण है। पर्व भेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सारे के सारे जॉइंट में पेन होगा। अस्थि निस्तोद और अस्थि शून्यता, ठीक है ना, तो मैंने ऐसे करके याद करवाया था, अगर याद हो तुम लोग को तो। अपन ऐसे लगते थे, अस्थि लिखा आगे, और दोनों का मतलब एक ही है, अस्थि तोद और निस्तोद। तो तोद आ जाएगा अस्थि वाले में, और आगे नी लग गया है ना, निस्तोद, एक स्टेज बड़ी हो गई, तो एक स्टेज मज्जा वाले में आ जाएगा। अस्थि तो दोनों का हिंदी में मतलब या क्लिनिकली मतलब एक ही शब्द का अलग है, तो अस्थितोद अस्थि क्षय में, और अस्थि निस्तोद मज्जा क्षय में, ऐसे करके अपन ने देखा था। अस्थि शून्यता सबको पता है भैया, अगर मज्जा की कमी हो जाएगी तो अंदर हड्डी के अंदर जो बोन मेरो भरा है वो नहीं होगा, तो अस्थि शून्यता, दिमाग ही नहीं लगाना। फिर आता है अस्थि शोचर्यम, अस्थि खाली बीसी से होगी। फिर आता है तिमिर दर्शन। तिमिर दर्शन बोलते हैं अष्टांग हृदय किसमें होता है, मज्जा में होता है, ठीक है ना। लेकिन अष्टांग संग्रह बोलते हैं किसमें होता है, शुक्र क्षय में होता है, अभी एंड में टेबल में अपन देखेंगे। अष्टांग संग्रह बोलते हैं तमोदर्शन इसमें होता है, ठीक है। तिमिर दर्शन, तमोदर्शन और भ्रम, ये एआईपीजीडी 2019 का क्वेश्चन था कि भ्रम जो होता है किस धातु के क्षय का लक्षण होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके हिमांशु का डाउट था यही वाला, अभी कल परसों तो पूछ लेना। भ्रम जो होता है मज्जा क्षय का लक्षण होता है, ठीक है ना। श्रम अलग है, भ्रम अलग है। श्रम जो है कफ और मेद, कफ क्षय और मेद वृद्धि से आता है, और भ्रम जो होता है वो काय से आता है, मज्जा क्षय से आता है। मज्जा की वृद्धि में सबको पता है सर्वांग नेत्र गुरुत्म, सभी सारे के सारे अंग में, और क्या नेत्र में गौरवता आ जाती है, किसकी वृद्धि से, मज्जा की वृद्धि से, ठीक है। शुक्र, शुक्र क्षय से क्या होता है, मेड और वृषण में वेदना हो जाती है, मैथुन में अशक्ति आ जाती है, चिर प्रसेक होगा, शुक्र संग होगा, और रक्त की प्रवृत्ति भी हो जाती है शुक्र से। अष्टांग संग्रह बोलते हैं तिमिर दर्शन, तो तिमिर दर्शन को एक साथ याद कर लेते हैं अपन, तिमिर दर्शन, ठीक है ना। दो, एक अष्टांग हृदय और एक अष्टांग संग्रह। ओब्वियसली अष्टांग हृदय अपन पहले पढ़ते हैं ना, तो बूढ़ा को राष्ट्र में रखना। अष्टांग हृदय बोलते हैं किसमें, मज्जा क्षय वाले में आ जाएगा क्या, तिमिर दर्शन, और अष्टांग संग्रह बोलते हैं शुक्र क्षय वाले में आ जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस वो कर लेना। बाकी अष्टांग संग्रह बोलते हैं, सॉरी अष्टांग संग्रह बोलते हैं कि तिमिर दर्शन तो इसमें रख रहा हूं, तो तमो दर्शन रख दूंगा उसके ऊपर वाले में, ठीक है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना। तमो दर्शन तिमिर दर्शन जो होता है मज्जा शुक्र से रिलेटेड होता है। तिमिर दर्शन को अष्टांग हृदय ने मज्जा क्षय में माना है, और अष्टांग संग्रह ने शुक्र क्षय में माना। फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण आता है शुक्र क्षय का, मुख शोष, ठीक है ना। तो दौर्बल्यम मुख शोषम पांडु सदनम श्रमम, किसका श्लोक होता है भैया, तो शुक्र से। तो श्रम तीन जगह आ गया भैया, शुक्र क्षय में भी आया है, कफ क्षय में भी आया है, सॉरी शुक्र क्षय में भी आया है, मेद वृद्धि में भी आया है, और शुक्र क्षय में भी आया है, ठीक है। तो दौर्बल्यम मुख शोषम पांडु, सिर्फ मुख शोष पांडु याद रखना है। मुख शोष किसका लक्षण होता है, शुक्र क्षय का लक्षण होता है, और पांडुता भी इसमें आती है शरीर में, ठीक है ना। क्लेब्यम शुक्र विसर्गम क्षीण शुक्रम लक्षणम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शुक्र की वृद्धि देख लेते भैया, शुक्र अश्मरी अति प्रभाव अति त्रिकामता वृद्ध शुक्र, कोई कभी जिंदगी में नहीं पूछता पेपर में, ठीक है ना। सारा का सारा अपन ने मोटा मोटा देख लिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपन रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक बार और फिर को टेबल को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो
महत्वपूर्ण बिंदु होती है वो देख लेते हैं। वाच्य में अपने को क्या याद रखना है? अपरहर्ष याद रखना है, मूढ़ संज्ञता याद रखना है, अल्पवाक्यत्व, मंद चेष्टा, सारे याद है। पित्त क्षय में क्या देखेंगे? निष्प्रभा, मंदूष्मा याद रखेंगे। कफ क्षय में अंतर्दाह, रुक्षता, क्यों? क्योंकि सारे के सारे श्लेष्मा से खाली हो गए, इसलिए रुक्षता अंतर्दाह होगा। संधि शिथिल्यम डॉट करके अस्थि क्षय भी लिखना है और कफ क्षय भी लिखा लिखा था अपन ने। भ्रम भी थोड़ा बहुत हो जाता है। रस के क्षय से क्या होता है? घट्यते सहते, शब्द न उच्चे, द्रवति शूल्यते, हृदय ताम्यति, स्वल्प चेष्टा क्षय देखा था अपन ने। तृष्णा विष्णा, शब्द असहिष्णुता अपन ने देखा था, ठीक है ना। हृदय में पीड़ा, कंपन, ये सब किसमें होता है? रस क्षय में। रक्त क्षय में दो इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रखना चाहिए। त्वक पारुष्यम हो जाएगा, अम्ल शीत प्रार्थना, शिरा शिथिल्य, ठीक है। मांस क्षय में देखा था अपन ने क्या? संधि वेदना और धमनी शिथिल्यम, दो टर्म बस अपने को, और अक्षिग्लानि, मानसिक अक्षिग्लानि याद रखना था। फिर मेद क्षय में क्या याद रखना था भैया अपने को? कि संधि स्फुटन, टन टन की आवाज किस में आ रही थी? मेद में आ रही थी। संधि शून्यता भी इसी में आती, मेद दुर्मांस प्रार्थना और प्लीह वृद्धि, ये प्लीहाभिवृद्धि, ये याद रखना था। अस्थि क्षय में अस्थितोत, संधि शैथिल्यम याद रखना था अपने को, ठीक है। मज्जा क्षय में प्रथम वाद रोगिणी, अस्थि निस्थोत, अस्थि शून्यता, तिमिर दर्शन, अस्थि सुषुप्ति आई है, ठीक है ना। शुक्र क्षय में मुख शोष और पांडु, बस इतना याद रखना है अपने को, ठीक है ना। वृद्धि वृद्धि में क्या याद रखना है अपने को? वृद्धि में भी देख लेते हैं। वात पित्त कफ की वृद्धि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी जो अपन ने पढ़ा है वो याद रखना बस। संधि विश्लेष और अस्थि विश्लेष, विशेष जो संधि और अस्थि विशेष रूप से कफ के कारण गति करती है, कफ के कारण रहती है, तो संधि विश्लेष अस्थि विश्लेष कफ वृद्धि में आता है। रस वाला इंपोर्टेंट नहीं है। रक्त वाले में सारे के सारे रक्तज रोग होंगे, मांस वाले में गुरुगात्रता और ये सब हो जाएगी। मेद वाले में जो होती है स्निग्धता, उदर पार्श्व में वृद्धि, दुर्गंधता का सब अपने को पता है। अस्थि वाले में अस्थिदंत और हृदयंत हो जाएगी। सिर्फ मज्जा वृद्धि अपने से पेपर में पूछ सकता है, सर्वांग नेत्र गौरवता इसमें होती है, शुक्र वाला भी याद नहीं रहता है। चलो मल के क्षय वृद्धि पे आ जाते हैं। मूत्र क्षय के लक्षण देखते हैं तो मूत्र क्षय में वस्ती तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वस्ती तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है इसमें। शुक्र क्षय में नहीं आता है वस्ती तो, है ना, बस ओब्वियसली मूत्र वस्ती वस्ती मूत्र से रिलेटेड है, तो मूत्र क्षय में आएगी। अल्प मूत्रता, ओब्वियसली मूत्र क्षय होगा तो अल्प मूत्रता होगी, सही। मूत्र क्षय, मूत्र गक्षम, मूत्र विवर्ण्यम, पिपासा, मुखम च परिशुष्कति, देखो मुखम च परिशुष्कति लंबा है, ये तो किसका? मूत्र क्षय में आएगा। खाली मुख शोष आया, वो किसका लक्षण है? शुक्र में। हालांकि एआईपीजीटी लेवल में इतना शब्दों में उलझाता है, इसमें क्या बोलते हैं, एमबीपीएस में इतना छोटा शब्दों में अपने को उलझाएगा नहीं। फिर वस्तितोदम, देखो वस्तितोद मूत्र क्षय में भी है और मूत्र वृद्धि में भी है। मूत्र कम हो या ज्यादा हो, वस्ती में तोद तो होगा ही होगा। मुहुर्मुह प्रवृत्ति बहुत ईजी है। अद्यमान कृते अप्य कृतम संयम, वाग्भट बोलते हैं मूत्र त्याग कर दिया है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मूत्र मूत्र त्याग के बाद भी मूत्र की इच्छा होना, ये कृत्य अपकृत्य संज्ञा मूत्र वृद्धि में होता है। कफज अतिसार में भी ये सेम टू सेम लक्षण अपने को मिलता है, ठीक है। फिर पुरुष की वृद्धि, पुरुष के क्षय में क्या होगा? तो पुरुष के क्षय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेट में पुरुष बहुत ज्यादा क्षय हो गया तो हृदय, पार्श, इन सब में पीड़ा होगी। वायु को कुक्षि में शब्द के साथ, ओब्वियसली पेट एक पूरा खाली हो गया तो वायु ऊपर कहाँ चली जाती है? कुक्षि में चली जाती है। तो हृदय पार्श में पीड़ा, वायु का कुक्षि के साथ ऊर्ध्वगमन, ये क्या? पुरुष क्षय का लक्षण है। पुरुष की वृद्धि में क्या हो जाएगा? कुक्षि में शूल और आटोप, पेट फूल जाएगा भैया। स्वेद क्षय में क्या हो जाएगा? स्तब्ध रोमकूपता, ओब्वियसली अंधा भी कोई बता देगा स्तब्ध रोमकूपता स्वेच्छा का लक्षण है। त्वकशोष, देखो त्वकशोष अपन ऊपर अपन जाते हैं ना, तो त्वक पारुष्यम करके अपने को पढ़ते हैं काय में? रक्त क्षय में। और त्वकशोष पढ़ रहे हैं अपन काय में? स्वेद क्षय में, ठीक है ना, याद रख लेना भैया, स्वेद क्षय में त्वकशोष होता है। स्पर्श वेगुण्यम, ओब्वियसली टच करने में, और स्वेदनाश, ये तो आ ही जाएगा ना। रोम की च्युति भी होती है ना, तो रोम काय में रहते हैं? स्किन में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर श्वेत का क्षय हो जाएगा तो रोम अपने गिरने लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा पसीने की वृद्धि हो जाती है तो एक मात्र याद रखना है अपने को, त्वक दुर्गंधम और कंडू होगा, ठीक है। वृद्धि से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती, अभी बता रहा हूँ अपने को 6 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो अपने को सारे के सारे अच्छे से याद, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि आर्तव, आर्तव क्षय यथोचित काल अदर्शनम योनि वेदना, तो मैंने बोला था आर्तव सिर्फ क्षय में वेदना होती है, आर्तव वृद्धि में वेदना नहीं होती, ब्रह्मास्त्र रटते थे अपन। आर्तव वृद्धि में क्या होगी? फिर बहुत ज्यादा बॉडी एक होगा, एक में लोकल पेन होता है आर्तव क्षय में, और आर्तव वृद्धि में पूरे सिस्टेमिक पेन होता है, ऐसा अपन पढ़ते थे। अंग मर्दती प्रवृत्ति दोर्गंधे में, ऐसे करके श्लोक अपन याद करते थे। स्तन में स्तन क्षय स्तनोर्मलानम, स्तन स्तन असंभव अल्पता, याद है अपने को, स्तनों में क्या होती है? म्लानता आ जाती है। और स्तन की वृद्धि में स्तन्योर अपीनत्व, मुहुर्मुह प्रवृत्ति तोदस्ती, ये भी अपने को याद है। गर्भ क्षय का लक्षण तो अपन इतना ज्यादा रट चुके हैं, गर्भम अस्पंदनम अनुन्नत कुक्षिता, ये किसका लक्षण होता है? गर्भ क्षय का लक्षण होता है, आचार्य सुश्रुत ने दिया है।
ठीक है ना। गर्भ वृद्धि में जठर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, श्वेत हो जाती है, ठीक है ना। फिर मुख का, हिंदी में अगर पूछे कि मुंह का सूखना, हालांकि हिंदी वाला नहीं आता कभी जिंदगी में, तो पहले मैं बच्चा था तो लिख लिया था, ये सब नहीं याद रखना है, ठीक है ना। गर्भ में अस्पंदन होना अंतर्मृत गर्भन का भी लक्षण है, लेकिन श्लोक अलग है। अपने को जब अपन ने गायनी पढ़ा, स्त्री रोग पढ़ा था, तो वहां पे अंतर्मृत गर्भ का लक्षण देखा था ना, गर्भ अस्पंदनम, और आगे श्लोक बदल जाता है। इसमें अनुन्नत कुक्षिता है, अपने को दोनों श्लोक अच्छे से याद, जब अपने सामने आएगा तो पहचान लेंगे। चलो, अब कुछ कुछ टर्म है जो किस किस में क्या आया है। तो निद्रानाश मैंने बताया था, निद्रानाश काय में आया है, वात वृद्धि में। अल्प निद्रा किस में आया है, पित्त वृद्धि में। और अति निद्रता किस में आया है, कफ वृद्धि में। तीनों निद्रा वाले अपन ने एक साथ याद कर लिए थे, लिखे हुए हैं देखो। निद्रा अल्पता पित्त वृद्धि में, और अति निद्रता कफ वृद्धि में। प्रजागरण, बहुत ज्यादा जागरण कब करेंगे अपन, कफ क्षय में, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रजागरण जो होता है वात वृद्धि में नहीं आया, कफ क्षय में आया है, ठीक है। फिर अंतरदाह, तो अंतरदाह मैंने बोला था, रुक्षता अंतरदाह, सारा का सारा शरीर का कब सूख गया तो अपने को अंतरदाह होने लग जाएगा। अंतरता इधर भी कक्षा ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अग्निनाश, अग्निनाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त वृद्धि में आता है, ठीक है ना। अपन ने यहाँ पे ये टेबल में इधर देखा था कि अग्निनाश जो होता है काय में आता है, रक्त वृद्धि में आता है, वाग्भट के अनुसार, ठीक है ना। तो अग्निनाश, बहुत ज्यादा अगर रक्त की वृद्धि हो गई तो अग्नि का नाश भी कर सकता है। अग्नि का सदन, ये तो कफ में वाले श्लोक में, कफ की वृद्धि में आता है अग्नि सदन। मंदाग्नि अपने को पता है, पित्त क्षय में आता है, मंदो अनल करके श्लोक आता है। तृष्णा किस किस में आ रहा है, रस क्षय और कफ क्षय दोनों में तृष्णा आता है भैया, ठीक है ना, याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं। पिपासा मूत्र क्षय में आता है। त्वक पारुष्यम वात वृद्धि में, सॉरी वाक पारुष्यम वात वृद्धि में। त्वक पारुष्यम रक्त क्षय में, और त्वक शोष श्वेत क्षय में, तीनों मैंने बता दिया था, ठीक है ना। हृदय उपक्लेद, रस की वृद्धि में हृदय उत्क्लेद आता है। बाकी हृदय ताम्यति, हृदय पीड़ा, रद द्रव, ये सब काय में आता है, रस क्षय में आता है, ठीक है ना। सॉरी, रद द्रव कफ क्षय में आता है, ठीक है ना। रद में द्रवता होना, इधर लिखा है कि नहीं, कफ क्षय में लिखा होगा, देखो इसमें लिखा नहीं है ना, पर ये हाँ, ये लिखा है देखो, हृदय द्रव, ये AIPGT 2000 अपना वाला जो था, 2024 जिसमें अपन पास हुए थे ना, मैंने जब पेपर हो गया था तो तुम्हें ये स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि देखो इसमें नहीं लिखा था लेकिन अपने नोट्स में लिखा था, इसलिए अपना सही हुआ था, ठीक है ना। हृदय द्रव किसका लक्षण होता है, कफ क्षय का लक्षण होता है, ठीक है। इसमें काट के, ये पेपर के बाद ही काटा होगा ना, उसमें लिखा नहीं था, सब लोग परेशान हो रहे थे। हृदय द्रव जो होता है, अपनी वाली PSC AIPGT में आया था, हृदय द्रव किसका लक्षण होता है, कफ क्षय का लक्षण होता है, ठीक है। फिर सिरा सेथिलियम रक्तक्षय में आता है, धमनी सेथिलियम मांसक्षय में आता है। अम्ल शीत प्रार्थना रक्तक्षय में, अम्ल शिशिर प्रीति ये भी रक्तक्षय में, मेदुर मांस प्रार्थना ये मेदक्षय में आता है। संधि 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 वाले इंपॉर्टेंट है भैया। संधि वेदना किसमें आता है, मांस क्षय वाग्भट के अनुसार आता है भैया। संधि विश्लेष अस्थि विश्लेष दोनों कफ वृद्धि में आता है। स्फुटन, टन मैंने एक टन में ऐसे करके याद करवाया था, तो संधि स्फुटन और संधि शून्यता दोनों में छह में आता है, ठीक है। फिर संधि सेथिल्यम, संधि सेथिल्यम दो जगह आता है भैया, किस किस में आता है, एक अस्थि के क्षय में आता है शिथिलता, और कफ के क्षय में आता है, ठीक है ना। संधि सेथिल्यम एक एक करके ऐसे कुछ याद किया था उस समय में ना, अस्थि और कफ इन दोनों के क्षय में संधि शिथिलता आती। अस्थि तोद अस्थि क्षय में, बाकी अस्थि निस्तोद, अस्थि शोषित, अस्थि शून्यता, ये सब किस में आता है, मज्जा क्षय में आता है, ठीक है ना। सारे के सारे अपने को याद। चलो, ये अपना दोषों का क्या होगा, दोषों का क्षय वृद्धि दोष धातु मल का अपन ने देख लिया है, सारी की सारी टेबल एक बार और रिवीजन करेंगे कल वल, तो फिर से अपने को सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा। वैसे आशा करता हूँ कि अपने को 90% जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो सारी की सारी याद ही। अब अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, षड क्रियाकाल। षड क्रियाकाल सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21वें नंबर के अध्याय वर्ण प्रश्नीय अध्याय में वर्णित है। रेफरेंस याद रखना भैया, पूछता है MPPSC, एक आध क्वेश्चन रेफरेंस से ही पूछेगा। संचय च प्रकोप च प्रसरम स्थान संचयम व्यक्ति भेदम फलाना डेम का सब पता है अपने को। क्रियाकाल, षड का मतलब होता है छह, क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा के काल, मतलब चिकित्सा करने के उपयुक्त छह अवसर को ही षड क्रियाकाल कहते हैं। इसमें संचय काल होता है जिसमें स्व स्थान में दोषों की वृद्धि होती है। सुश्रुत के अनुसार दोषों में संचय के लक्षण क्या क्या है, तो अपने को पता है भैया। वात संचय का लक्षण क्या होता है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, जहां पे कोष्ठ है उसमें स्तब्धता, और स्तब्धता होने लग जाएगी, वो भरने लग जाएगा वहां पे। पित्त संचय में क्या आएगा, पीत अवबास्ता मंदोष्मा, ये भी अपने को याद है भैया। और कफ वाले में क्या आ जाएगा, गौरव आलस्य चय कारण विद्वेषम, ठीक है ना। तो गौरव और आलस्य ऐसे करके आ जाएगा ना, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीत अवबास्ता मंदोष्मा, गौरव आलस्यम चय कारण विद्वेषम, ऐसे करके अपने को इसका श्लोक याद था। वाग्भट के अनुसार संचय के लक्षण, वाग्भट यही बोलते हैं कि चय वृद्धि स्वधामने प्रद्वेशो वृद्धि हेतु, खुद के स्थान में जब दोष वृद्धि करेंगे उसे संचय कहते हैं। और जो वृद्धि करने वाले कारण होते हैं उनसे क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है, और विपरीत गुण की इच्छा हो जाती है, वाग्भट ऐसा बोलते हैं, सही बोलते हैं भैया, ठीक है ना।
फिर आते प्रकोप काल, ठीक है। तो अपने को संचय के लिए अपन ने देख लिया स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीत अवभासता, मंदोष्मा, गौरवता और आलस्य, ये सब किसमें, संचय, संचय में तीनों के अपन ने देखे थे। प्रकोप में क्या क्या देखे थे अपन ने, कोष्ठ तोद संचरण, ठीक है ना, कोष्ठ में तोद और संचरण होगा, ठीक है ना। पित्त में अपन ने ऐप करके देखा था कि अम्लिका पिपासा परिदाह हो जाएगा, और अन्न द्वेष और हृदय हृदय उत्क्लेश किसमें आ जाएगा अपना, कफ के प्रकोप में आ जाएगा, ठीक है ना, कि अन्न द्वेष होगा और हृदय उत्क्लेश होगा, ठीक है। तो इस तो कुछ लिखा नहीं मैंने, कुछ बनाया है तो ठीक है, इसका सबका अपने अपने आप कुछ बना होगा, मेरा कहीं और बना हुआ है, बाद में उसको याद करेंगे। तो प्रकोप, वात के प्रकोप में कोष्ठ और तोद में संचरण हो रहा है। पित्त के प्रकोप अगर हो रहा है तो उसमें ऐप मतलब अम्लिका पिपासा परिदाह हो रहा है। कफ के अगर प्रकोप हो रहा है तो अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेश हो रहा है। ऑब्वियसली कफ के प्रकोप से हृदय उत्क्लेश होता है, ठीक है ना। खाली अगर कफ का संचय हुआ तो गौरव आलस्य आलस्य आएगी, कफ का अगर प्रकोप हुआ तो अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेश होगा, ठीक है। प्रकोप काल कब कब है तो इतना डिटेल में अपन ने पढ़ा भैया, वात का कब होगा, शीत ऋतु में होगा, प्रवात में होगा, घरमांते में होगा, ठीक है ना, प्रत्यूष में होगा, परहान में होगा, जीर्ण अन्न में होगा, सबको अपने को पता है। वात और पित्त और कफ वहां भी अपन ने देखा था, और कब कब होता है सब पता है अपने को, ठीक है ना। प्रत्यूष बस याद रखना, प्रत्यूष किसको, रात्रि के अंतिम प्रहर को बोलते हैं, और सबको पता है रात्रि के अंतिम प्रहर में वात का प्रकोप होता है, ठीक है ना। परहान किसको बोलते हैं, दिन का अंतिम प्रहर बोलते हैं, उसमें भी वात का दिन का अंतिम प्रहर होता है, शाम के समय को परहाने बोलते हैं, उसमें भी वात का प्रकोप होता है, ठीक है ना। ये सब अपने को पता है कौन कौन सा प्रकोप किस समय होता है। प्रसर काल, स्त्रोतों द्वारा सर्व शरीर में दोषों का फैलना प्रसर काल बोलते हैं भैया। सुश्रुत के अनुसार दोषों के प्रसर में क्या क्या लक्षण आते हैं, तो विमार्ग गमनम, देखो नाम में ये विमार्ग गमन, दूसरे मार्ग में गमन हो रहा, मतलब किसमें जाता है, प्रसर में जाता है, तो विमार्ग गमन आटोपम, इसका लक्षण होता है। वात के प्रसर का लक्षण होता है ओस्चोस परिदाधुमान, जो बड़ा वाला चार वाला होता है वो क्या होता है भैया, पित्त के प्रसर का लक्षण होता है। और अरेबियन ऐसे करके मैंने याद करवाया था, अरोचक, अविपाक, अंगसाद और छर्दी, ठीक है ना। मतलब तीन ए वाले होंगे, अरेबियन ऐसे करके अपन याद रखते हैं, तो अ से आ जाएगा अरोचक, वी से अविपाक, और एन से अंगसाद ऐसे करके, अरेबियन छर्दी ऐसे करके अपन याद करते थे, ठीक है ना। कंफ्यूज होते थे ना कि क्या बोलते हैं, सब में ए वाली चीज आती, जैसे ए इसमें ऊपर क्या बोलते हैं, अन्न द्वेष उसमें आ जाता है, ऊपर वाले में आलस्य आ जाता है, तो आलस्य अन्न द्वेष तो याद हो जाती है, आखिरी वाला कंफ्यूज होता है। तो अरोचक, अविपाक, अंगसाद, ये तीनों किसमें लक्षण आते हैं, कफ के प्रसर में आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, ये देखो फोकस किस पे, इन लक्षणों पे ही करना है खाली ना। हालांकि श्लोक याद हो गया था अपने को सुश्रुत वाला उस समय, लेकिन अभी भूल गए। स्तब्धपूर्ण कोष्ठता वात के संचय का लक्षण है। फिर पीत अवभासता, मंद ऊष्मा, हल्के हल्के लक्षण, ये क्या, पित्त के संचय के लक्षण है। और गौरव आलस्यता, ये किसके, कफ के संचय के लक्षण है। फिर प्रकोप, प्रकोप पे आ जाते हैं, तो कोष्ठ में तोद और संचरण, ये किसका, वात के प्रकोप का लक्षण है। एप अम्लिका पिपासा परिदाह, ये जो होता है पित्त के प्रकोप का लक्षण है। और अन्न द्वेष हृदय क्लेश, ये किसके, कफ के प्रकोप का लक्षण है। फिर प्रसर में आ जाते हैं, तो प्रसर में क्या क्या जाए, विमार गमनम आटोपम, ये वात के प्रसर का लक्षण होता है। चार लक्षण बड़े बड़े, मतलब ओस चोस परिदाह धूमायन, ये किस में आ जाता है, पित्त के प्रसर में आ जाता है। और अरेवियन छर्दी, मतलब अरोचक, अविपाक, और क्या बोलते हैं, अंगसाद और छर्दी, ये किसके, कफ के प्रसर में आ जाता है। फिर अपन देखते हैं क्या, चिकित्सा के नियम देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो प्रसर अवस्था में पहले स्थानगत दोष और बाद में आगंतुक दोष, ये हजार बार अपन पढ़ चुके हैं। पहले किसकी करते हैं अपन, स्थान की चिकित्सा। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि पहले अपन क्या, स्थान की चिकित्सा करते हैं, बाद में जो वहां पे आया हुआ उसकी चिकित्सा करते हैं, ठीक है ना। तो स्थानगत चिकित्सा करते हैं बाद में, जैसे मान लो पित्त के स्थान में अगर कोई आ गया है वात, तो पहले वात की नहीं, पहले किसकी, पित्त की चिकित्सा अपन करेंगे। तत्र वायु पित्त स्थान पित्तवत प्रतिकारम, अगर वायु पित्त के स्थान में चली गई है तो पित्त की चिकित्सा करेंगे। अगर पित्त कफ के स्थान में चला गया है तो कफवत चिकित्सा करेंगे। अगर कफ वात के स्थान में चला गया है तो वातवत चिकित्सा करेंगे। एग्जाम्पल भी देके सुश्रुत ने बताया। वाग्भट के अनुसार प्रकोप के लक्षण स्व स्थान से समता विकार संबंध, इंपोर्टेंट नहीं है भैया। प्रसर अवस्था में वात के, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वात प्रसर भेद से वात कितने प्रकार का है, कितने प्रकार के प्रसर भेद बताए, तो 15 बताए, सिर्फ संख्या याद रखना है, ठीक है ना। प्रसर भेद से रोगों की संख्या है, प्रसर भेद से कितने बताए, 15। फिर दोष दुष्ट समूर्छना रोगों का असमवाय कारण होता है। छत्तीसगढ़ पीएससी में एक क्वेश्चन था जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसी को ऐसे ऐसे याद कर लेना कि दोष दुष्ट समूर्छना रोगों का क्या होता है, असमवाय कारण होता है। टेबल बनी हुई है भैया, टेबल एक बार फिर से याद कर लेते हैं भैया।
वात वाले में संचय में स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, कोष्ठोत्संचरण, विमार्गमनम आटो। वात वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होता ना, बहुत इजी, वात वाला याद हो जाता है। पित्त वाला भी याद हो जाता है भैया, पीता उपास्ता मंदोष्मा, अम्लिका पिपासा परिदाह, और आभि में ABCD ऐसे करके अपन याद करते हैं, ओश, चोष, परिदाह, धुमायन। ठीक है। और क्या बोलते हैं, कफ वाला में बड़ा कंफ्यूजन होता है किसका किसका है, तो इसका ऐसा ट्रिक बताया था ना कि गोवा में अष्टांग हृदय, गोवा एच, अरेबियन सर्दी, ऐसे करके याद किया था कुछ, जो कंफ्यूज हो रहा था, बाकी अपने को याद हो ही रहा था। ठीक है ना, इधर लिख देते हैं अगर रिकॉल अगर होने की कोशिश। वात वाला तो याद रहता, पित्त वाला कैसे याद किया था अपन ने, पित्त वाले में ऐसे याद किया था कि PM ने एक ऐप बनाया था, ठीक है ना, जो ABCD पे चलता था। ठीक है, तो PM से इसमें पीता उभासता मंदोष्मा आ जाएगा, ऐप इसमें क्या आ जाएगा भैया, अम्लिका पिपासा परिदाह आ जाएगा, और ABCD वाले में ओस चोस, बी साइलेंट कर लेना, ओस चोस धुमायन, इन तीन से बन जाएगा, चौथा बोनस में आ जाएगा ओस चोस परिधा धुमान, क्योंकि परिधा दोनों में आ रहा है ना, तो ओस चोस परिधा धुमान आ जाएगा। ठीक है ना। फिर कफ वाले में क्या थे, कफ वाले में से देखते हैं कि गोवा में जो AH या अष्टांग हृदय हैं, उनको अरेबियन सर्दी अपन करवा रहे थे, अरेबियन सर्दी। ठीक है ना, तो गौरवता अंग साथ, सॉरी गौरवता आलस्य संचय में आ जाएगा, AH मतलब अन्न द्वेष हृदयोत्कुलस कफ प्रकोप में आ जाएगा, और अरेबियन अरोचक, अविपाक, अंगसाद और छर्दी, ये चारों किसमें आ जाएगा, कफ के प्रसर में आ जाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना है, रिकॉल कर लो कैसे कैसे क्या है, और अपन आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर वाले जो तीन अपन ने ये टेबल पढ़ी, इस टेबल के अतिरिक्त कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो अपन अगर ब्रीफ रिवीजन करना है तो ये वाली टेबल ही अपने को एंड में रिवीजन करके जानी, इसी से क्वेश्चन बस आएगा। ठीक है ना, संचय प्रकोप प्रसर के तीनों के लक्षण। फिर आते हैं स्थान संश्रय। एक बस टाइम याद रखना है, स्थान संश्रय अवस्था में दोष दोष समूर्छना होती है। ठीक है ना, और इसी अवस्था में क्या होते हैं, व्याधि के पूर्व रूप निकलते हैं। ठीक है, स्थान संश्रय अवस्था में प्रथम प्रकुपित दोषों में क्या होता है, ख वैगुण्य होता है। ठीक है ना, तत्पश्चात स्त्रोतो दुष्टि होती है। तो क्या क्या स्थान संश्रय में देखा अपन ने कि प्रसर होने के बाद दूसरे स्थान में जाके दोषों ने दोष दोष से समूर्छना करते हैं, जिसके कारण व्याधि के क्या निकलते हैं, पूर्व रूप निकलते हैं, और इसी में जो कुपित दोष होते हैं उनमें ख वैगुण्य उत्पन्न होता है, जिसके कारण स्त्रोतो दुष्टि होती है। व्यक्त अवस्था में दोष जो संपूर्णता जो प्रारंभ हुई थी वो पूरी की पूरी पूर्ण हो जाती है, और व्याधि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। भेद अवस्था में क्या होते हैं, उपद्रव उत्पन्न होते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है ना, इस चिकित्सा न करने पर रोग इसमें भेद अवस्था में असाध्य हो जाता है। ठीक है, फिर मनुष्य के शरीर का प्रमाण लिख दिए, पता नहीं ये लाइन यहाँ क्यों लिख दी, लेकिन लिखिए तो पढ़ लेते हैं। मनुचरक बोलते हैं 84 अंगुल पर्व होता है। ठीक है ना, पर्व में प्रमाण किसने, चरक ने माना है। सुश्रुत बोलते हैं 120 अंगुल होता है। अष्टांग संग्रूप बोलते हैं 84 अंगुल होता है, और अष्टांग हृदय बोलते हैं 3.5 स्वहस्त होता है, अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ नाप लो। ठीक है ना, हाथ ऊपर चलो ठीक, चलो ठीक है। अब आते हैं अपन रोग निदान या निदान पंचक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो रोग निदान में देखते हैं, तो रोग निदान के प्रकार देख लेते हैं, तो 5 प्रकार के निदान पंचक के रोग निदान होते हैं। निदान, पूर्वरूप, रूप, उपक्षय और संप्राप्ति, 5 होते हैं भैया निदान पंचक में, 5 चीजें होती है, देखेंगे अभी क्या क्या होता है। फिर निदान पंचक में सबसे पहला अपन देखते हैं निदान। तत्र निदानम कारणम इत्युक्त अग्रे, निदान रोग के कारण को कहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ नहीं याद रखना भैया, अंधा भी पहचान लेगा। अभी अब निदान की डेफिनेशन नहीं आ रही, ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे, है ना। कौन कौन से निदान के पर्याय होते हैं, तो इसको हेतु बोलते हैं, निमित्त बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, कारण बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, समुत्थान बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, निदान के पर्याय होते हैं ना। पिछली बार MPPSC 2022 में यहीं से क्वेश्चन आया था ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा निदान का पर्याय नहीं है। एक इसमें लक्षण वाला पर्याय दे रखा था कोई सा, ठीक है, संस्थान दे रखा था। ठीक है, समुत्थान था और संस्थान था, सबको पता है भाई ये संस्थान किसका पर्याय होता है, लक्षण का पर्याय होता है। ठीक है, तो हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान, ये सब किसके होते हैं, निदान के पर्याय होते हैं। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। निदान के भेद कितने होते हैं, सबको पता है भैया, निदान जो होते हैं, चरक बोलते हैं कि 3 प्रकार के रोगों के निदान होते हैं, असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। ठीक है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हेतु या निदान कहते हैं ना। हेतु बोला है इनको, निदान टर्म यूज नहीं किया, चरक ने हेतु टर्म यूज किया है, इसी को मानते हैं। लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, अपने अकॉर्डिंग अपने लिए आएगा कि हरिश्चंद्र के अनुसार निदान कितने प्रकार के होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिश्चंद्र ने निदान कितने माने, 4 माने, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक।
ठीक है ना। सन्निकृष्ट मतलब पास का निदान, अपन डिटेल में पढ़ते थे भैया कि अभी का भी खाया और अभी का भी दूषित हो गया, उसको सन्निकृष्ट बोलते हैं। विपकृष्ट मतलब अभी खाया और देर में दूषित। एक व्यभिचारी का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो दूषित जो होता है किसका, व्यभिचारी का एग्जाम्पल होता है। प्रधानिक का एग्जाम्पल क्या है, प्रधानिक का एग्जाम्पल विष होता है, अपन ने ऐसा वहां पे देखा था। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, निदान हो गया भैया। अपन देखते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षण व्याधि, व्याधि के पूर्व या प्राग में उत्पत्ति के लक्षण को अपन क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। रोग के उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। द्विधम ही पूर्व रूपम, सुश्रुत बोलते हैं दो प्रकार के पूर्व रूप होते हैं, एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट। दो प्रकार के पूर्व रूप होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट, सुश्रुत ने बताए हैं। भावी व्याधि बोधकम एवं लिंग पूर्व रूप, ये माधव निदान की एग्जाम्पल, ये माधव निदान की रेफरेंस है कि भावी व्याधि का बोधक, आगे वाली व्याधि होने के लिए, भावी व्याधि होने वाले की जो लक्षण है, कि इस लक्षण को देख के पता चल जाए कि आगे तुम्हें ये व्याधि होगी, उस वाले लक्षण को पूर्व रूप कहते हैं। प्रमेय के पूर्वों को रूपों की उत्पत्ति हुए बिना हरिद्रा वर्ण और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करना रक्त पित्त का रोग निर्णायक है। ये रेफरेंस अपने को याद रखना है, चरक चिकित्सा 6 में बड़ा सा श्लोक दे रखा है जिसको अपन पढ़ते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य पूर्व रूप, दोष दूसरे समूर्छना से पूर्व वाले जो पूर्व रूप आते हैं उन्हें सामान्य पूर्व रूप कहते हैं, और दोष दूसरे समूर्छना पूर्ण होने के बाद, खत्म होने के बाद जो पूर्व रूप आते हैं उससे अपन रोग या दोषों का ज्ञान किया जाता है, वो होता है ना। तो कुछ नहीं याद ना, सामान्य और विशेष पूर्व में एक लाइन थी कि दोष दूष समूर्छना होने से पूर्व जो पूर्व रूप आते हैं उसे सामान्य कहते हैं, और उसके बाद जो आते हैं उन्हें विशेष पूर्व रूप कहते हैं। लक्षण पे आ जाते हैं। लक्षण में क्या है भैया, प्रादुर्भूतम लक्षणम पुनर्लिंगम। ठीक है ना, जो पूर्व रूप के बाद वापस से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं या मेन जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें लिंग रूप या ये कहते हैं। इसके पर्याय क्या क्या है भैया, लक्षण बोलते हैं इसको, लिंग कहते हैं, आकृति कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, संस्थान कहते हैं, और व्यंजन। देखो क्वेश्चन इसी में करता है। समुत्थान और संस्थान दो में अपने को याद करना ना, समुत्थान किसका पर्याय है, बताने की जरूरत नहीं, निदान का पर्याय है। और संस्थान किसका पर्याय है, लक्षण का पर्याय है। ठीक है ना। फिर अपन जब छोटे से तो ट्रिक बनाया करते थे कि संस्थान, ब्यूटी पार्लर एक संस्थान है जहाँ पे रूप संवारने जाते हैं, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अपना। ठीक है ना, व्यंजन के रूप होते हैं, ऐसे करके अपन सब याद करते हैं, अपने को याद है ना। लक्षण, लिंग, आकृति, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप, ये सब किसके लक्षण होते हैं, लक्षण के, सॉरी किसके पर्याय होते हैं, लक्षण या रूप के। लक्षण चरक अनुसार रूप और तंत्र दोनों का पर्याय है, मतलब रूप छोड़ो, पता नहीं क्या लिख रखा है। उपशय देखते हैं। उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीतान विपरीत अर्थ कारिणाम च औषध, कुछ नहीं। कितने प्रकार के उपशय होते हैं, चरक बोलते हैं 6 प्रकार के उपशय होते हैं, चक्रपाणी बोलते हैं 18 प्रकार के उपशय होते हैं। संख्या से ही क्वेश्चन आएगा एमपीपीएससी में ना, तो जो सुपरफिशियल चीज है उनको इग्नोर नहीं करना। तब अंदर का ये टेबल तो रट रहे हो, ये भूल गए कि चरक ने कितना, हाँ, उपशय माना था और चक्रपाणी ने कितना उपशय माना था ना, कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि एमपीपीएससी जो होता है ऊपर की मेन लाइन से अपने से प्रश्न पूछेगा ना कि कितने प्रकार का ये होता है, कितने प्रकार का वो होता है, अंदर का ज्यादा डिटेलीकरण अपने से करवाएगा नहीं। फिर हेतु विपरीत होता है, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि उभय विपरीतकारी। एग्जाम्पल बस अपने को याद रखने कुछ कुछ, देखते हैं क्या क्या होता है भैया। जो शरीर के हितकर होता है उसे साथ में कहते हैं, साथ में का अर्थ क्या होता है, उपसय होता है, पता है अपने को, चलो आ जाओ। हेतु विपरीत में क्या है, शीत कफत ज्वर में उष्ण औषध का प्रयोग करना है, क्या होता है, हेतु विपरीत होता है। कोई भी पहचान लेगा भैया, सिर्फ औषध औषध देखते हैं ना, बाद में वो देखेंगे। व्याधि विपरीत क्या होता है, देखो व्याधि विपरीत में मैंने बोला था व्याधि व्याधि कहीं भी देखो, यहाँ भी व्याधि देखो, क्या बोलते हैं, व्याधि विपरीत इधर भी देखो, और व्याधि विपरीत अर्थ की भी देखो। इसमें अपने को वमन और अतिसार, या तो ऊपर से पानी निकले नहीं, इसी के व्याधि जहां आगे आ जाए, वमन और छर्दी, इन सॉरी अतिसार और छर्दी, इन दोनों के अलावा कोई एग्जाम्पल अपने को दिखेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे क्या, व्याधि विपरीत औषध में क्या आ जाएगा, अतिसार में स्तंभनाथ फूटर दे देंगे, अन्न में क्या आ जाएगा, अतिसार में स्तंभनाथ मसूर की दाल दे देंगे, और उदावर्त में प्रवाहन करवा देंगे। ये सब क्या है, व्याधि विपरीत चीजें। व्याधि विपरीत अर्थकारी में भी इसी से रिलेटेड आई, जब आगे अपन देखेंगे। अब उभय विपरीत क्या है, उभय विपरीत में दशमूल का क्वाद जो होता है, वातिक शोथ में वाथर व वातिक शोथ में वाथर और शोथर दोनों काम करता है, कौन सा, दशमूल क्वाद। तो ये हेतु व्याधि विपरीत हो गया। वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करेंगे, कभी पेपर में नहीं पूछेगा, परेशान नहीं होना, पेपर में सिर्फ अपने से ये विपरीतकारी वाला पूछेगा, व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीत या व्याधि विपरीतकारी वाला। स्निग्ध पदार्थों के सेवन से दिवा स्वप्न में उत्पन्न तंद्रा में रूप छुड़ाते जाएगा, नहीं याद रखो। अब आता है हेतु विपरीत अर्थकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ ये वातज उन्माद में भय दर्शन याद रखना, इसी के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, पित्तज व्रण में अगर तुम, पित्तज व्रण है,
ऊपर से उष्ण उपना दे रहे हो तो ये हेतु विपरीत अर्थकारी है। पित्तज व्रण है, उसमें विदाई अन्न दे रहे हो, ये हेतु विपरीत अर्थकारी है, बन जाएगा, कभी पेपर में नहीं आएगा, पेपर में ये आएगा। वातज उन्माद में अगर मैं भय दर्शन, वातज उन्माद क्या भय के कारण ही तो होता है, ऊपर से उसको और अगर मैं भय दिखा रहा हूं तो ये क्या होता है, हेतु विपरीत अर्थकारी विहार होता है, या हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा होता है। विहार याद नहीं पूछेगा वो ना, सिर्फ आगे इनके आगे औषध काट के, अन्न काट के, विहार काट के आगे चिकित्सा लिख देगा, ठीक है ना। तो वातज उन्माद में भय दर्शन क्या होता है, हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा होती है। व्याधि, जहां व्याधि आ जाए आगे अपने को अतिसार और छर्दी से आगे कुछ सोचना ही है। क्या बोलता है व्याधि, व्याधि विपरीतार्थकारी में, छर्दी में मदन फल का प्रयोग, ऑब्वियसली भैया छर्दी है ऊपर से मदन फल का प्रयोग कर दें तो ये क्या होता है, व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा। अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग, देखो भैया दूध तो क्या है, अन्न है ना, तो पहचाने लोगे, अतिसार है ऊपर से विरेचन दे रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा आ जाएगी। फिर छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन, देखो छर्दी में वमन करवा, छर्दी है ऊपर से वमन करा रहे, ये भी क्या होती है भैया, व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा होती है, ठीक है। उल्टा है ना। तो सारी की सारी जो अपने पेट से रिलेटेड, जो अतिसार और छर्दी वाले रिलेटेड, जहां आगे आ जाए मतलब आगे अपने को व्याधि लगा देना है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र मैंने बता दिया। उभय वाले तो तीनों अपन ने रट लिए थे, उभय वाले तीन कैसे रट लिए थे, उभय व्याधि विपरीतार्थकारी के लिए अगुरु की मध्य में तैरना, ऐसा अपन ने ट्रिक बनाया था, अगुरु की मध्य में तैरना। तो पृष्ठ अग्निमंथ में उष्ण अगुरु का लेप कर रहे थे, ये हेतु व्याधि या उभय विपरीतार्थकारी चिकित्सा होती है। मध्य में तैरना मतलब मद्यपान जन्य मदाते में मद्य का सेवन करना, तो मद्यपान जन्य मदाते हैं उसी में मद्य का सेवन कर रहा है, तो ये भी उभय विपरीत कार्य है। और आखिरी में आ जाएगा क्या, व्यायाम जनित समूढ़वात में जल में तैरना, ठीक है ना। तो एक ट्रिक से बन गई थी अपना उभय विपरीतार्थकारी, अगुरु के मध्य में तैरना, ठीक है ना। लिखा हुआ था उभय वाले में ट्रिक है उभय, अगुरु के मध्य में तैरना, अगुरु वाला अन्न में, सॉरी औषध में आ जाएगा, मध्य वाला अन्न में आ जाएगा, और तैरने वाला विहार में आ जाएगा। क्या है ये, उभय विपरीतार्थकारी चिकित्सा, है ना। ये अन्न, औषध, अन्न, विहार भूल जाओ, इतने अपन ने पेपर सोल के, कभी जिंदगी में ये नहीं देता है कि कौन सा उभय विपरीतार्थकारी अन्न होता है या कौन सा विहार होता है, अपने से इसके आगे चिकित्सा लगा देगा कि व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा का एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। निदानुक्त अनुपशय, चरक ने अनुशय का निदान में ही अंतर्भाव कर दिया, सबको पता है अनुशय लिखा है, अनुपशय कर लेना इसको। चरक ने अनुपशय का या उपशय अनुपशय का किसमें, निदान में ही अंतर्भाव कर लिया है। अनुपशय क्या होता है, उपशय के विपरीत अनुपशय कहते हैं, इसी को व्याधि असात्मिक भी कहते हैं, अष्टाग्रदय बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, अपने को बस याद रखना है। रक्तज व्याधि का अनुपशय से वो करते हैं, पता लगाते हैं। संप्राप्ति देखते हैं, संप्राप्ति जाति आगति, ठीक है ना। ये भी अपने से पेपर में पूछा जाएगा भैया निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण का पर्याय होता है, ये जाति फंसा देता है उसमें, है ना। तो वो उसी का जाति मतलब लोग बोलेंगे अरे यार तो उसके लक्षण को दिखाती है। तो संप्राप्ति जाति आगति किसके पर्याय है, सब संप्राप्ति के पर्याय है। संप्राप्ति क्या होता है, तस्माद व्याधि जनक दोष व्यापार विशेषुक्त व्याधि जन्म संप्राप्ति। मैं बचपन से पढ़ाते आ रहा था कि दोष का शरीर में दूषित होने से लेकर व्याधि के लक्षण उत्पन्न होने तक जो संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण देह व्यापार होता है उसे अपन संप्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। संप्राप्ति कितने प्रकार की होती है, चरक बोलते हैं संप्राप्ति 6 प्रकार की होती है, वाग्भट बोलते हैं संप्राप्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, संख्या, प्रधान, विधि, विकल्प, बल, काल, ये 6 प्रकार की संप्राप्ति होती है। वाग्भट संख्या, विकल्प, प्रदान, सब अपने को याद रखना। चरक की स्पेशल कौन सी, तो विधि संप्राप्ति, चरक की स्पेशल संप्राप्ति कौन सी है, विधि संप्राप्ति है, ठीक है ना। वाग्भट ने बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति को अलग अलग माना है, जबकि चरक ने बल काल विशेष एक ही संप्राप्ति माना है। ये सब हटाओ, 6 मानी है संप्राप्ति उसने, विधि स्पेशल अपने से संख्या श्लोक में नहीं आई है, इसलिए अपने से ऐसा बस पूछेगा कि विधि संप्राप्ति का वर्णन किसने किया है, तो आचार्य चरक ने किया। विधि संप्राप्ति का वर्णन केवल आचार्य चरक ने ही किया, लिखा हुआ। संख्या अपने से पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 प्रकार के गुल्म होते हैं, ये किस प्रकार की संप्राप्ति का लक्षण है, संख्या संप्राप्ति, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है ना। क्या होती है, तो अपन ने डिटेल में, मैंने विमर्श से पढ़ के निकाला था, ये क्या होती है, अन्वय रहित होती है। संख्या संप्राप्ति अन्वय रहित होती है। 5 प्रकार का गुल्म है, 8 प्रकार का ज्वर है, 7 प्रकार के कुष्ठ है, इसमें कोई अन्वय नहीं है ना। तो अन्वय रहित संप्राप्ति होती कौन सी होती, संख्या होती। प्राधान्य संप्राप्ति कौन सी होती है, तो तरतम उपलब्ध, जिसमें तरतम होता है भैया, ठीक है ना। प्राधान्यम पुनर्दोषाणाम तरतम, जैसे ये वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है, ये प्राधान्य है कि इसमें ये वाला क्या होता है, दोष प्रधान होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राधान्य संप्राप्ति बोलते हैं ना। तो स्वतंत्रियो परतंत्रियो वादी प्रधानम आदि से तरतम, ये स्वतंत्र प्रतंत्र किसमें आ जाए तो कौन सी, प्रधान संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति क्या होती है, अन्वय युक्त होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरक निदान से अपन ने यहाँ डिटेलिंग में लिखा हुआ था कि विधि संप्राप्ति अन्वय युक्त होती है। इसमें
रोगों के भेद विधि संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे विधि भेद से दो प्रकार के रोग होते हैं, निज और आगंतुक। ये कौन से भेद हैं? विधि भेद से ना रोगों के भेद जो होते हैं उन्हीं को अपन क्या करते हैं? विधि संप्राप्ति बोलते हैं। विधि भेद से ज्वर दो प्रकार के जैसे होते हैं, शारीरिक और मानसिक, ठीक है ना। फिर विकल्प भेद, विकल्प भेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है ना। अंशांश कल्पना संवेतानाम पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्पो विकल्प अस्मिन अर्थ है ना। तो एक एक वर्ड याद रखना। संख्या संप्राप्ति अन्वय रहित, प्रधान वाली तरतम, विधि वाली अन्वय युक्त, विकल्प वाली अंशांश, और आखिरी में बल काल में कोई लोड नहीं है ना। बल और काल वाले में व्याधियों का बल पर विश्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चारों संप्राप्तियों में हमने क्या क्या याद किया? संख्या संप्राप्ति क्या रहती है? अन्वय रहित रहती है। प्रधान संप्राप्ति क्या रहती है? तरतम, ये स्वतंत्र परतंत्र वाला इसमें आता है। विधि संप्राप्ति अन्वय युक्त होती है, और विकल्प संप्राप्ति अंशांश कल्पना को फॉलो करती है, ठीक है। ये अपना हो गया संप्राप्ति संप्राप्ति के बारे में। अब आ जाते हैं अपन किस पे? तेल बिंदु मूत्र परीक्षा आ जाती है, योग रचना करती, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा सुसु करके आता हूँ, जब तक तुम लोग पूछा पूछी खेलो भैया। खेल रहा हूँ। अंकित, हाँ बोलो। अंकित सो गए, मुझे लगा नहीं नहीं सो गए सोया क्या। नहीं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सही है सही है। कैसे चली तुम्हारी पढ़ाई? अभी चालू करिए आज से। हर दिन चालू करता हूँ मैं। सही है। और क्या। ये छाया आई थी, छाया चली वापस। शायद काम आ गया होगा ना, एकदम से इमरजेंसी आती है उसको बहुत। जलवा है सर्जन उसका। है ना, सर्जन। सर्जन भाई, तो बाकी सब फर्जी हैं, छाया अकेली वो है। छाया के लिए हाँ हाँ सर्जन। सब तुम दोनों फर्जी फर्जी। है। अरे यार ये सीक्वेंस में नहीं चल रहा है क्या? चलो कभी तुमसे पूछ पैथोलॉजी का लेती हूँ उठा। मैं। हाँ क्यों, तुम पूछो। मुझे ये बताओ, वो सब हम्म छोड़ो। हम्म, इंदौर है? पूछो। इंदौर, इंदौर सेंटर हाँ है क्या? भरने के लिए, ये बोल रही हूँ मैं। इंदौर अरे सेंटर फॉर्म है? आए हैं ना जो एमपीपीएससी के। हाँ हाँ बस, तो वो उसके कुछ होगा कि नहीं? होगा ना। कोई आइडिया नहीं है तुमको? समझ में आ रहा है मुझे। मेरे को आवाज ही नहीं आई, तुमने क्या पूछा क्या है? अरे मैंने ये बोला कि है ना, इंदौर सेंटर बस आ रहा है भरने के लिए, एक ही सेंटर। क्या पता यार, मैंने नहीं नहीं नहीं, देखा है। अंदर अंदर खोलोगे तो आ जाएगा। ये लोग भर रहे थे, मेरे बॉस और हमने बताया कि अंदर पहले इंदौर ही आ रहा है, लेकिन जब भरना स्टार्ट हम करोगे, अंदर ओपन करोगे तो सारा आएगा। अच्छा ठीक है। शुरू तुमने में दिख भर नहीं रहा दिया? है वो लोग। मैंने नहीं भरा यार, भरो तुम लोग तो बताओ, मैं अभी भरूंगा। बड़े बता देना जब भरो। मैं मुझे हाँ यार, भरना है, इसकी बहन को नमन। ठीक है। चल पढ़ते हैं भैया। तो तेल तेल बिंदु मूत्र परीक्षा है, ज्यादा ध्यान अपने को उसको देना नहीं है, ठीक है ना। आएगा नहीं, इससे बहुत सालों से पेपर में प्रश्न नहीं आया, बस लिखा है तो अपन पढ़ते हैं। वरना ये मूत्र परीक्षा इलॉजिकल भी लगता है। अपना पेपर कोई देखेंगे दूसरे वाले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे वो। फिर तेल तेल बिंदु मूत्र परीक्षा देखते हैं। किसने दिया, बस इतना याद रखना। योग रत्नाकर ने तेल बिंदु मूत्र परीक्षा दी है। अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत तेल बिंदु मूत्र परीक्षा का वर्णन किया है। अष्टविध परीक्षा किसने दी है? तो योग रत्नाकर ने दी है। क्या क्या उसमें आता है? नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, द्रग, आकृति, ऐसा करके अपन श्लोक याद करते थे। फिर श्लोक भूल गए थे तो मैंने पंच उससे याद करवाया था कि नाड़ी मल मूत्र ऐड कर लो, ठीक है ना। और 4 इसमें क्या ऐड कर दो? वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस की जगह जीवा ले लेना था, और एक आकृति एक्स्ट्रा कर देना था। ऐसे करके अपन कुछ याद किया करते थे ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
गंध में मलमूत्र करके ऐसे कुछ कोड बनवाता था मैं, ठीक है ना। तो नाड़ी आकृति ये दोनों किसका है, स्पेशली योग रत्ना करके याद रखना परीक्षा में। अब मूत्र परीक्षा देखते हैं, तो इसमें कैसे करते हैं भैया मूत्र परीक्षा। रात्रि के अंतिम प्रहर या सूर्योदय से पूर्व रोगियों को जगाकर स्वच्छ कांच के पात्र में मूत्र उसको त्याग करवा लेना है। आदि और अंत की धार को छोड़ के मध्य का एकदम मूत्र ले लेना है, ठीक है ना। यूरिन सैंपल ऐसे कलेक्ट करते हैं भैया, हालांकि पेशाब की पहली धार लेते हैं अपन उसमें, लेकिन सुबह की पहली धार हल्का मूत्र गिरा के लेते हैं ना, तो वैसे ही वाले ये लेते हैं। कांच के पात्र को ढक के सूर्योदय तक छोड़ देंगे। सूर्योदय के पश्चात घास की एक सीख तिल तेल में डुबोकर एक बिंदु तेल उस मूत्र में छोड़ देंगे। अगर ये तेल बिंदु डालते ही फैल गया अच्छे से तो रोग साध्य है, न फैल के एक स्थान में स्थित है तो क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य है, और अगर तली में डूब जाए तो असाध्य है। तीन चीज अपन ने देख ली, ऐसा अपन ने बनाया। तेल ये पूरा भरा हुआ है अपना, क्या बोलते हैं, मूत्र यहाँ पे। अब इसमें अगर अपन ने डाली एक तेल की बिंदु, ठीक है ना, एक तेल की बिंदु डाली, अगर ये बिंदु ऐसी की ऐसी अच्छे से क्या कर रही है, फैल जा रही है, सॉरी ऐसी की ऐसी है तो कष्ट साध्य, यहाँ बैठ गई तो क्या होगा, असाध्य है, और अच्छे से पूरी स्प्रेड हो गई, फैल गई तो ये क्या है, साध्य। फिर किसी भी दिशा में, मैंने बोला ना पूर्व पश्चिम और ऐसे करके, तो किसी जो अपनी नॉन दिशा है उनमें जाए तो ठीक हो जाएगा। जैसे पूर्व में जा रहा शीघ्र रोगी निरोगी, पश्चिम में जा रहा शीघ्र निरोगी सुखी, उत्तर में जा रहा आरोग्य मिलेगा, दक्षिण में जा रहा आरोग्य मिलेगा। लेकिन जो बीच वाले कोण हैं उन कोण में जा रहा तो मृत्यु होगी उसकी। जैसे ईशान कोण में तेल का बिंदु फैले तो 1 महीने में मर जाएगा, आग्नेय कोण में मृत्यु निश्चित, नैऋत्य कोण में मृत्यु निश्चित, और वायव्य कोण में तो इतना खतरनाक हो जाएगा कि अमृत सेवन करने पे भी जीवित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है, किसमें मृत्यु होती है ना, तो जो इजी वाली दिशा, जो अपने चारों दिशा नॉर्मल है, अगर इनमें गई मूत्र की बिंदु तो वो जिंदा बचेगा, सुखी निरोगी होगा, और बाकी अगर चारों कोण में गई है तो क्या आ जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपने से ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि दोषानुसार तेल बिंदु परीक्षा, ठीक है ना, कि कौन से दोष अगर उसमें मतलब कैसा सदृश तेल का बिंदु दिखेगा तो कौन सा है ना, इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। वात पित्त कफ, वात में क्या दिखेगा, सर्प सदृश तेल का बिंदु दिखेगा, पित्त विकार में छत्र के समान दिखेगा, और कफ के विकार में मुक्ता विकार का दिखेगा। सक्षम करके अपन एक ट्रिक दिखते थे, है ना। योग रत्नाकर की तेल बिंदु परीक्षा में वात पित्त या कफ कौन से दोष से क्या है, कैसी आकृति वाला मूत्र की परीक्षा में कैसी आकृति दिखेगा, तो किस रोग से पीड़ित है ऐसा अपन देखते थे। तो सक्षम करके एक ट्रिक लिख लेते थे अपन, सक्षम। स से सर्प आकार वाला किस में आ जाएगा, वात में आ जाएगा मूत्र में, और छ से छत्र आकार वाला पित्त में आ जाएगा, और म से मुक्ताकार वाला किस में आ जाएगा, कफ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये तीन चीज याद रखना है इसमें से, इसी से क्वेश्चन देगा वरना नहीं देगा। अगर जो मूत्र में तेल डाला है उस तेल बिंदु में छिद्र दिखे, समझ लो वो मर जाएगा, गतायु हो चुका है। तेल के मूत्र में तेल की बिंदु चलनी सदृश दिखे तो कुल दोष या प्रेत दोष है, ये से याद रख लेना, चलनी वलनी प्रेत दोष है, नहीं याद रहोगे तो भी। तेल मूत्र में तेल की बिंदु की आकृति मनुष्य सदृश दिखे, ये दो मस्तिष्क दे समझ लो, उसमें क्या है, भूत दोष है। ओब्वियसली अंदर मनुष्य दिख रहा है मतलब उसमें क्या है, भूत है, ऐसा वो मानते थे। कब चिकित्सा करे और कब नहीं, कुछ याद नहीं रखना है ना, मूत्र बिंदु वाला कभी आज तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। नाड़ी परीक्षा, नाड़ी परीक्षा इंपोर्टेंट है भैया। नाड़ी परीक्षा किसकी देने, पहले तो ये पूछा जाता है कि नाड़ी परीक्षा का वर्णन किसने किया है, तो शाड़ंगर साहब ने किया। एक क्वेश्चन अपना ये बन गया रेफरेंस का कि नाड़ी परीक्षा का वर्णन किस आचार्य ने किया है, शाड़ंगर मेरे भाई ने किया है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे इनने तो किया है, योग रत्नाकर वाले में तो नाड़ी देखा था, अरे उसने भी दिया था इतना, पर मेन जो नाड़ी परीक्षा है इसका सर्वप्रथम वर्णन या सबसे अच्छा वर्णन किसने दिया है, शाड़ंगर ने दिया है। तो नाड़ी परीक्षा का अपन शाड़ंगर ही मानते हैं, ठीक है ना। वैसे एक ग्रंथ होता है नाड़ी विज्ञानम, ये नाड़ी विज्ञानम जो किसने लिखा है, महर्षि कणाद ने लिखा है। नाड़ी परीक्षा किसने लिखा है, रावण और गंगाधर राय ने लिखा है, अपन ऐसा पढ़ते थे पहले। आयुर्वेद ग्रंथों में नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख शाड़ंगर संहिता ने पूर्व खंड के तृतीय अध्याय में किया है, ठीक है ना। अपन देखते हैं शाड़ंगर संहिता पढ़ते तब भी देखते हैं भैया। नाड़ी परीक्षा कैसे करते हैं, तो करस्य अंगुष्ठ मूलम, हाथ का जो अंगुष्ठ होता है उसके मूल में जो धमनी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीव सांक्षणी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन अपने से बन गया कि जीव कहाँ करते हैं, तो पहले बात तो कर का जो हाथ का अंगुष्ठ का मूल है उसमें एक धमनी रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीव सांक्षणी, ठीक है ना, ब्रेकियल आर्टरी जो अपनी जो भी होती है। तो जीव सांक्षणी टर्म किसके लिए आ गया, धमनी के लिए। तो अलग अलग किस किस लिए क्या टर्म आया वो देख लेते हैं। धमनी के लिए आया है जीव सांक्षणी, स्त्रोतस के लिए आया है जीवितायतनम, और ओज के लिए आया जीव शोणित, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कल ही मैंने पढ़ाया था भैया, दलहन ने ओज को क्या बोला है, जीव शोणित बोला है, ठीक है। तो हाथ के अंगुष्ठ के मूल की धमनी इसको जीव सांक्षणी बोलते हैं, यही जीव की आत्मा की सांक्षणी कहलाती है।
ठीक है ना। फिर नाड़ी का स्थान अपन ने देख लिया, अंगुष्ठ के मूल। नाड़ी का पर्याय क्या हो गया, जीव सांक्षणी या अधमनी का पर्याय भी बोल सकते हैं इसको। नाड़ी ज्ञान से क्या होती है, सुख प्राप्त होता है और का सुख और दुख का ज्ञान होता है, ऐसे याद रखना। सुख स्वास्थ्य का प्राप्ति और विकार मतलब सुख और दुख का बयान होता है। हेल्दी है आदमी के अनहेल्दी है, नाड़ी से अपन पता कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा की विधि देखते हैं तो नाड़ी परीक्षा प्रातः काल में रिक्त कोष्ठावस्था में की जाती है। पुरुष के दाएं हाथ की और स्त्रियों की बाएं हाथ की धमनी देखते हैं, बचपन से अपने को पता है। हाथ की तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका जो तीनों उंगली है ना, उसको धमनी पर रखकर क्रमशः वात, पित्त और कफ दोष की परीक्षापन करते हैं, ठीक है ना। उंगली से भी तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका। अभी दिख नहीं रहा होगा 3D में, पर इमेजिन बना देता हूँ। ये अपनी तर्जनी हो गई जो अपने को ये मिडिल फिंगर हो गई, इसकी साइड वाली तर्जनी, और ये हो गई रिंग फिंगर। यहाँ पे वात, यहाँ पे पित्त, वहां पे कफ, ये तीनों अपन क्या करते हैं, ऐसे रख के चार्ज करते हैं, बचपन से अपने को पता है। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर उसको नाड़ी से देना होगा तो या तो रेफरेंस से डायरेक्ट दे देगा कि नाड़ी परीक्षा का वर्णन या किसने किया, तो शाळंगधर ने, या फिर इस टेबल से देगा, ठीक है ना। तो वात दोष, अगर वात दोष से क्या पीड़ित है, या सॉरी वात दोष वाली नाड़ी बह रही है, तो क्या आ जाएगा भैया, सर्प की गति करेगा। वो ना, अब ऑब्वियसली अपन वात जो होती है अनस्टेबल होती है, ऐसी 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 करके सर्प की गति कर रही है, समझ लो वो क्या कर रही है, वात से पीड़ित नाड़ी है ना। नाड़ी धत्ते मारुत कोपम, जलो का सर्पियो गति वातम, ठीक है ना। तो किसके जैसी, सांप या जलोका की जैसी अगर गति कर रही है तो समझ लो वो क्या है, वात दोष से पीड़ित होती है, ठीक है ना। इसको वक्र नाड़ी भी कहते हैं, सुश्रुत ने इसको वक्र नाड़ी कहा है। चलो, पित्त दोष, पित्त दोष में जो होता है कुलिंग, काक, मंडू। तो पित्त कैसे, कुल का कुछ तो ट्रिक नहीं लिखा है क्या, ये अच्छा ऊपर लिखा है, सर्प जलोका की बातें, पीकू का मंडू कह पा रहा, सन्नी की लात बहुत, ऐसे करके एक ट्रिक लिखी थी मैंने कि सर्प जलोका की बातें, पीकू का मंडूक कह पा रहा है, सन्नी की लात बहुत तेज है, ऐसे करके अपन याद करते थे इसको, ठीक है ना। तो कैसे कैसे याद करेंगे, सर्प जलोका की बातें, तो सर्प और जलोका में क्या आ जाएगा, वात आ जाएगा, मतलब वातज दोष में सर्प और जलोका की समान नाड़ी आ जाएगी। पीकू का मंडूक, टी से पित्त आ जाएगा, कू का मंडूक, कू से आ जाएगा कुलिंग, का से आ जाएगा काक, और मंडू से मंडूक, ये तीनों किसमें आ जाएंगी भैया, पित्तज नाड़ी में, या पित्तज दोष प्रकोपित नाड़ी आ जाएगी। कह पारा, तो कफज वाले में ह पारा, हंस और पारावत के समान आ जाएगी। और सन्नी की लात बहुत है, तो सन्नी की लात, ला से आ जाएगा लावा, ती से त से आ जाएगा तीतर, और बहुत से आ जाएगा बदक, ठीक है ना। तो एक ट्रिक में अपना सारा बन गया था, सर्प जलोका की बातें, पीकू का मंडुक, कह पारा, सन्नी की लात बहुत तेज है या सन्नी की लात बहुत पड़ती है, ऐसे करके अपन ने याद कर लिया था, ठीक है ना। तो सर्प जलोका वात में, पित्त में क्या है, कुलिंग, काक, मंडूक, पीकू का मंडूक, और कह पारा में कफ से हंस पारावत, और सन्नी की लात बहुत है तो सन्नी से लावा तीतर और बतख, ये सब किसमें आ जाएगा, सन्निपातज दोष से प्रकोपित नाड़ी में, ठीक है ना। तो ये टेबल अपन ने जो वात, पित्त, कफ, सन्निपात, इन चारों से जो क्वेश्चन आने वाले टेबल है, इसको एक ट्रिक में अपन ने याद कर लिया। द्विदोषज में अगर दो दोष से पीढ़ी है तो कभी, यार जूनियर का फोन आ रहा है, एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, क्लास कर रहा हूँ, वार्ड में हो क्या। चलो, तो सर्प की बातें, पीकू का मंडूक कह पा रहा है, सन्नी की लात बहुत तेज है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं क्या, असाध्य नाड़ी कैसी होती है, तो स्थान विच्युता हंती, ठीक है ना, जो अपने स्थान से हट गई है वैसी नाड़ी क्या होती है, असाध्य नाड़ी होती है। फिर आती है प्राणनाशिनी नाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणनाशिनी नाड़ी के लक्षण क्या होते हैं, जो बहुत धीरे धीरे चलती है, अपन भी देखते हैं भैया पेशेंट के पल्स में जो
जो पेशेंट अपना शिफ्ट करना रहता है, इमरजेंसी वेंटिलेटर पे आता है, उसकी नाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत ज्यादा क्षीण हो जाती है और बहुत ठंडा पड़ जाता है आदमी, ठीक है ना। तो प्राणनाशिनी नाड़ी क्या होती है? स्थिता स्थिता हंती स्थित्वा स्थित्वा चलती है, मतलब बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलती है, बहुत ज्यादा क्षीण हो गई है वो, और अतिशीत हो गई, समझ लो ये पेशेंट थोड़ी देर में प्राणों का नाश कर देगा या मरने ही वाला है, ठीक है ना। प्राणनाशिनी नाड़ी के 3 लक्षण हो गए, स्थित्वा स्थित्वा चलती, अतिक्षीणा और अतिशीता, ठीक है। फिर आते हैं अपन क्या, शारीरिक भाव के अनुसार नाड़ी की गति, ठीक है ना। तो कुछ कुछ रोग में स्पेशल बता रखा है शाड़ंगर ने कि इस रोग में ऐसी ऐसी नाड़ी चलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखने अपने को, बाकी तो बनी जाती है अपने से, ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, नीचे हाथ से नीचे नहीं आएगा इतना। ज्वर में कैसी नाड़ी बहती है? तो सोष्ठा वेगवती। तो ज्वर के वेग होते हैं ना, अपन पढ़ते हैं भैया, ज्वर क्या आता है? वेग में आता है, सतत ज्वर, संतत ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, ये सब पढ़ते हैं अपन। 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, ऐसे करके वेग आते हैं ना ज्वर के साथ, सॉरी 7, 10, 12 दिन में। तो ज्वर के क्या होते हैं? वेग होते हैं। तो शोष्ठा वेगवती ज्वर में होता है। और दिप्ताग्नि या इसी को भस्मक रोग बोलते हैं, इसमें जो होते हैं ना बहुत ज्यादा लघु छोटी छोटी नाड़ी आती है ना, बहुत लघु या छोटी नाड़ी इसमें बनती है, ठीक है ना। तो लघवी वेगवती किसमें आता है? दिप्ताग्नि में आता है। काम और क्रोध में वेग वह नाड़ी आती है, इसमें भी बहुत ज्यादा वेग है, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। चिंता भय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिंता भय से क्वेश्चन आता है, इसमें क्षीण नाड़ी चलती है भैया ना। चिंता और भय बहुत ज्यादा, अगर तुम टेंशन ले रहे हो तो नाड़ी कैसी हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी, मतलब अति क्षीण नहीं होगी, अति क्षीण में तो प्राण नाश नहीं होगी, थोड़ी सी क्षीण हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि धीरे चलते। आम दोष, आम दोष में गरिएसी नाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गरिएसी मतलब भारीपन, ऐसा ना सेडेटिव टाइप की ऐसी नाड़ी आती है। तो किसी को अगर आम दोष हो गया है तो गरिएसी नाड़ी। तो गईदास ऐसे करके आता है ना, गईदास में आम का पाचन होता है, गईदास में पाचन का क्या लिखा है? वर्णन नहीं किया गया, नहीं माना, ऐसे करके कुछ ट्रिक बनाई थी उसमें ना। तो गरीसी नाड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना अपने को। गरीसी नाड़ी किस में आती है? आम दोष में आती है। आम दोष में कैसी नाड़ी आती है? गरीसी। फिर असरक पूर्ण, अगर शरीर रक्त से भरा हुआ है, असरक पूर्ण नाड़ी, तो को उष्ण गुरवा, गर्म। तो याद रख लेना, जो रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, पानी से 4.5 गुना भारी होता है, तो पानी ब्लड जो होता है गर्म होता है, ऐसे याद रख लेना। जिसे हॉस्पिटल में जो काम करते हैं उनको पता होगा, जब ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड स्टोर्ड रहता है 2 डिग्री टेम्परेचर पे। जब पेशेंट को उसको अपन लगाते हैं तो पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर पे लगाना पड़ता है। तो ब्लड आने से पहले अपन उसको क्या करते हैं? हीट वार्म करते हैं, जो बॉडी हीट होती है उस बॉडी हीट से ब्लड को उष्ण करवाते हैं, फिर अपन करते हैं, ठीक है ना। तो असरक पूर्णा या ब्लड जो होता है उसमें को उष्ण गुरवी, मतलब गर्म होती है, और गुरु होती है थोड़ी सी। फिर मंदाग्नि और क्षीण धातु, नाम में मंदाग्नि मंदतराय बन जाएगा। क्षुधित व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूखे व्यक्ति की, भूखे व्यक्ति की जो नाड़ी होती कैसी होती? चपल होती है। तो याद रख लेना, क्षुधित भूखे व्यक्ति के पेट में क्या चूहे दौड़ते हैं, चूहे से चपल बन जाएगा ना, चूहे चपलता करते हैं। क्षुधित व्यक्ति में क्या हो जाएगी? चपल नाड़ी हो जाएगी। तृप्त व्यक्ति, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, दाल बाटी खा ली भैया हिमांशु ने बहुत ज्यादा, तो उसकी बहती स्थिर, एकदम स्थिर और बहुत भारी नाड़ी चलेगी। स्वस्थ व्यक्ति में कैसी रहेगी? स्थिर और बलवती, ओब्वियसली स्वस्थ पुरुष या अपन, स्थिर और बलवती नाड़ी उसमें चलेगी, ठीक है ना। क्या क्या याद रखना है? ज्वर में सोष्ठा वेगवती होती है, बाकी नहीं याद रखो तो भी चलेगा। चिंता और भय में कैसी हो जाएगी? क्षीण नाड़ी हो जाएगी। गरीसी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आम दोष जो होते हैं वो गरीसी, तो गईदास या उनमें पाचन का वर्णन नहीं है, गईदास नहीं है, गईदास वाले श्लोक में पाचन वाचन नहीं होता है, तो आम दोष में गरीसी ऐसा होता है। अथरक पूर्णा में रक्त का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोष्णा गुरवी हो जाती है। मंदाग्नि में मंदतरा, भूखा व्यक्ति के पेट में चूहे दौड़ते तो चपल आ जाएगा। जो तृप्त व्यक्ति है उसमें एकदम भारी और स्थिर हो जाएगी, और स्वस्थ व्यक्ति में स्थिर बलवंती नाड़ी होती, ठीक है। ये अपना क्या हो गया भैया? नाड़ी परीक्षा अपन ने देख ली। वात पित्त कफ से क्वेश्चन आता है पेपर में, ये दोषों से कभी नहीं आता, लेकिन अपन ने बोनस के लिए वो भी याद कर, अपने को ये चार, बस ये शुरू के 4 जो अपन ने पढ़े थे उन्हीं को फोकस में याद रखना है, ठीक है। नेत्र की परीक्षा देखते हैं, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, कभी जिंदगी में आज तक तुम क्वेश्चन नहीं देखोगे नेत्र परीक्षा जीवा परीक्षा से कभी क्वेश्चन आया हो, ठीक है ना। लिखा है इसलिए अपने नोट्स में, लिखा है इसलिए अपन इसको बांच रहे हैं। नेत्र परीक्षा में वात से प्रकोपित नेत्र या वात दोष अगर दूषित हैं तो कैसे नेत्र दिखेंगे? रुक्ष, धूम्रवर्ण के, अरुण और स्तब्ध। पहले अपन ट्रिक बनाते थे, पर अंधा भी कोई बता देगा इन लक्षणों को देख के कि वात से दूषित नेत्र के लक्षण है। पित्त वाले में हरिद्रा खंड जैसा रक्त का वर्ण, नेत्र का वर्ण हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, हरित हो जाएगा, प्रकाश द्वेषी दा सब बन जाएगा, ठीक है ना। कफ में धवल वर्ण हो जाएगा, स्निग्ध, सलिल आलुप्तम, आंख पानी से भर गए ऐसा लगेगा।
ज्योतिहीन हो जाएगा, मलान्वित हो जाएगा। सारे टिपिकल कफ है ना, सिर्फ धवल वर्ण याद रख लेना है। जो धवल जो होता है, धवल वर्ण भी वैसे कफ का ही होता है, व्हाइटिश कलर का होता है ना, धूल जैसा वर्ण, ब्राउनिश जिसको बोलते हैं। धवल वर्ण भी जो होता है कफ में ही आएगा। सलिल आलुप्तम होता है ना, ज्योतिहीन मलान्वितम। सन्निपातच नेत्र, दोष से दूषित नेत्र कैसे दिखेंगे? नेत्रम अंतर्मग्न भ्रशम, नेत्र अंदर डूब गए ऐसे। सलिल सलिल अस्त स्त्रावी प्राण फलान ढिमका, ऐसा करके आता है। जीवा वाले में, वात वाले में शाक पत्र से आ जाएगी शाक पत्र के प्रभा जैसी। रूक्ष स्फुटी और रचना वाली होती है। पित्त में रक्त और श्याम वर्ण की। कफ में सेम टू सेम धवल और त्रिद, ये याद रखना अपने को। परिदग्धा खरिस्पर्शा, हालांकि ये अपने सन्निपातक ज्वर देखते हैं अपन, वहां के लक्षण में आता है परिदग्धा खरिस्पर्शा, लेकिन ये त्रिदोषज, दोष से दूषित जीवा में भी आ सकता है परिदग्धा खरिस्पर्शा कृष्णा। चलो मूत्र परीक्षा देख लेते हैं भैया। मूत्र परीक्षा जो होती है ये योग रत्नाकर स्पेशल है। हालांकि मूत्र तेल बिंदु मूत्र परीक्षा अपन ने देख ली, उसके अतिरिक्त ये वाली भी देख ली कि वातज मूत्र पांडु वर्ण का होता है। उल्टा है ना, पांडु हमेशा काय में आता है? कफ में आता है। वात कफ ने स्विच खेला है किसने? योग रत्नाकर। चलो कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओ, कभी नहीं आता पेपर में। अब देखते अपन क्या षड्विध परीक्षा। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार षड्विध परीक्षा अपन देखते हैं। श्रोतेंद्री, श्रोतेंद्री की परीक्षा कैसे करते हैं? श्रोतेंद्री द्वारा किस किस चीज की बॉडी से परीक्षा कर सकते हैं? तो कान लगा के स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं अपन? बाउल साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड सुनते हैं, ये सब सुनते हैं ना। तो पुराने जमाने में क्या सुनते होंगे? आंत्र का कूजन, बाउल साउंड सुनेंगे। संधि में स्फुटन सुन सकते हैं, अंगुली पर्व का स्फुटन, स्वर विशेष, हृदय, फुफ्फुस, इन सबकी ध्वनियां। बहुत ईजी। नेत्रेंद्रिय से साला फिजिकल अपीयरेंस सारा इससे देखेंगे। रस इंद्रिय एक ही चीज बस पूछता है कि रस इंद्रिय कैसे? अनुमान के द्वारा, है ना। किसी को डायबिटीज है तो उसको चख के चाट के नहीं देखेंगे ये मीठा लग रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर उसके शरीर से यूका का अपसर्पण हुआ है तो रस वीरस से उसको मान लेंगे, और मक्षिका का उपसर्पण हुआ है तो रस माधुर्य मान लेंगे, ठीक है ना। तो रस इंद्रिय का ज्ञान अनुमान द्वारा करते हैं, बस यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। घ्राण इंद्रिय सबको पता है क्या क्या करती है। स्पर्शेंद्रिय कैसे करती है? प्रश्न परीक्षा। आतुर के सुख दुख की परीक्षा प्रश्न के द्वारा की जाती है ना। अपने से यही पूछता है षड्विध परीक्षा का वर्णन किसने किया? सुश्रुत ने किया है। अष्टविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है? ये पूछेगा अपने से। और दशविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है? ठीक है ना। सबको पता है दशविध वाली चरक ने करी है भैया। अष्टविध वाली किसने करी है? अपनी योग रत्नाकर ने करी है, ठीक है। त्रिविध परीक्षा किसने करी है? वो भी चरक ने करी है। फिर अपन देखते हैं सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ ये अपने को डीजी में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। डीजी के सिलेबस में छोटा सा है डीजी का सिलेबस इस बार, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है सप्त पदार्थ वाला। थोड़ा थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे। इसके बाद क्या? कोष्ठांग, कोष्ठांग तक पढ़ लेते हैं। तो सप्त पदार्थ को आश्रय देखते हैं तो द्रव्य, गुण, रस, वीर, विपाक, प्रभाव, कर्म, सबको पता है ये 7 पदार्थ ये होते हैं अपने, ठीक है ना। सबसे पहला पढ़ते हैं द्रव्य। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्र द्रव्यम। चरक का रटा हुआ है भैया चरक सूत्र 1 में श्लोक, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या? कर्म गुण समवाय रूप से आश्रित हो उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। गुण समवाय तो निश्चित कारणम गुणम, ये भी चरक 1 का है, ठीक है ना। इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ये तो एक एक डेफिनेशन लिखी है। जब अपन डीजी पढ़ेंगे तो द्रव की 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे, गुण की 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहीं से है, यहाँ पे बस रीड आयुर्वेद के जो अपना यूनिट 1 में थोड़ा सा दे रखा है कि इनके बारे में, आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है तो आयुर्वेद के सिद्धांत, बाकी इसको डीजी में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। समवाय तो निश्चित कारणम गुणम, जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, कर्म रहित हो और गुण रहित हो, वो कार्य के प्रति क्या हो? असमवायी हो, वो क्या होता है? गुण होता है। पता है अपने को। रस क्या होता है भैया? रसनार्थो रस तस्य द्रव्यम आप चिकित्सा निर्वतो च विशेषम प्रत्ययम खादिस्त्रया। सबको पता है भैया कि द्रव्य और आप जो होते हैं इसके कारण रस मुख्य बनता है, और जो रस में विशेष गुण डालते हैं वो कौन डालते हैं? ख आदि तरह बचे हुए 3 महाभूत डालते हैं। फिर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रस की उत्पत्ति निवृत्ति जल और पृथ्वी करते हैं, और विशेष गान जो बाकी ख आदि 3 बचे, मतलब क्या? आकाश, अग्नि और वायु करते हैं। यहीं से प्रश्न पूछेगा भैया। रस के लक्षण कैसे होते हैं? रसनम ग्राह्यो गुणो रसम, रसेंद्रिय से ग्रहण होने वाले विषय को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जो होते हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं अपने पास। वीर्य देखते हैं। वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया, ठीक है ना। द्रव की क्रिया जिसके द्वारा निष्पक्ष की जाती है उसे क्या कहते हैं? अपन वीर्य कहते हैं। द्विध वीर्य होते हैं, एक होता है शीत वीर्य, एक होता है उष्ण वीर्य, ठीक है। विपाक देख लेते हैं भैया। तो विपाक क्या होता है? जाठराग्नयन योगाद यदुद्री रसांतरम रसानाम परिणाम अंते स विपाक। रसों के या रसों के जो परिणाम के अंत में अपने को प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं।
विपाक कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग अपन पढ़ते हैं, द्विविध विभाग, अष्टविध विभाग, ऐसे करके पढ़ते हैं, जो आगे अपन डिटेल में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। विशिष्ट जरण निष्ठा काले रस विशेषी प्राग दुर्भाव विपाक का अपने को पता है। पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशिष्ट रस को विपाक कहते हैं। प्रभाव किसको बोलते हैं, जो रस वीर्य विपाक इन सबके समान होने पर भी जहां कर्म की विशेषता होती है उस कारण विशिष्ट को शक्ति माना जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। दंती और रेचक, दंती और चित्रक वाला एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, अपने को वही याद रखना है भैया। इस कारण दंती का विषय फलाण्यम का सब छोड़। कर्म प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम, प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। ध्यान नहीं देना, डीजी में अपन पढ़ेंगे। पर्याय कार्य क्रिया कर्म प्रवृत्ति यत्न सरारंभ। कर्म द्रव्य आश्रित और निर्गुण होता है, ठीक है ना। कर्म का ऐसे होता है, प्रयत्न से होता है। अपन कर्म उपेक्षित हो, बड़ा सा चरक का 2 लाइन का श्लोक पढ़ते हैं ना, वही याद रखना अपने को। क्रिया लक्षणम कर्मम, जब अपन डीजी पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, जिसके भी अंत में लक्षण आ रहा है 2 लाइन का श्लोक है, वो किसका है, नागार्जुन रस वैशेषिकता ब्रह्मास्त्र याद करेंगे। यत् कुर्वन्ति तत्कर्मम, चरक सूत्र 26 में ऐसे 8 श्लोक पढ़ते हैं अपन, है ना। पिछली बार यदा कुर्वन्ति स काला ऐसा करके आया था ना। यदा अपन यत देखते हैं तो क्या आ जाएगा, कर्म आ जाएगा, यदा देखेंगे तो काल आ जाएगा, है ना। वीर किस में आएगा, ऐसे करके सारे श्लोक ऐसे लाइन से 7 श्लोक अपन रखते हैं। उसी से पिछली बार एक पेपर आया था, वहीं से अपन इसको डिटेल में देखेंगे डीजे में। जो संयोग और विभाग में अनपेक्ष स्वतंत्र कारण हो, द्रव्य में आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। पता है भैया अपने को बचपन से, ठीक है। अब आ जाते हैं जो अपने सिलेबस में दे रखा है, कोष्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है ना। कोष्ट की रचना की और कोष्ट के बारे में यूनिट 1 का चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, उसको अपन देख लेते हैं क्या होता है भैया। तो कोष्ट पुनरुच्चते, कोष्ट के पर्याय बड़े फेमस है, आर के पटेल का फेवरेट क्वेश्चन होता है। कोष्ट कोई क्या बोलते हैं, महास्त्रोतस बोलते हैं। कोष्ट कोई शरीर मध्य बोलते हैं। कोष्ट कोई महानिम्न बोलते हैं। कोष्ट कोई आम पक्वाशय बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, कोष्ट के पर्याय होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। महास्त्रोतस बोलते हैं इसको, शरीर मध्य बोलते हैं, महानिम्न बोलते हैं, आम पक्वाशय मध्य बोलते हैं, ठीक है। 4 पर्याय अपन ने कोष्ट के देख लिए भैया। इसी रोग मार्गम अभ्यंतरम, कोष्ठांग देखते हैं आप। कोष्ठांग किस आचार्य के अनुसार कितने होते हैं, सिर्फ ये बाहर से क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अंदर से कोई नहीं पूछेगा कि ये कोष्ठांग किसने माना है, वो किसने। अपन पढ़ लेते हैं सेफ साइड के लिए, लेकिन याद क्या रखना है अपने को, सिर्फ सुपरफिशियल वाला संख्या याद रखना है। कोष्ठम पुनरुच्यते, यही महास्त्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, आम पक्वाश मध्य, इसके पर्याय होते हैं। चरक ने कितने कोष्टांग माने, 15 माने। कैसे याद करवाता था भैया, मैं उसको फिर से अपन देखते, चरक ने नहीं, यहाँ पे स्लैश करके चक्रपाणी भी कर लीजिए है, स्लैश करके। चरक चक्रपाणी ने कितने माने भैया, 15 कोष्टकांग माने। कौन कौन से माने, तो 3 पहले अपन क्या पढ़ते थे, हृदय, वस्ती और नाभि, 3 चीजें ये वो पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, महामर्म महामर्म टाइप के ना, सिर की जगह बस नाभि रख लेते हैं आचार उसके अंदर। तो हृदय वस्ती नाभि 3 ऐसे याद करते थे। फिर यकृत प्लीहा एक साथ याद करते थे, ठीक है ना। फिर वृक्क वपावन एक साथ याद करते थे, ठीक है ना। क्लोम को बोनस में याद करते थे, ठीक है। ऐसे करके होगा। फिर पैर में याद करते थे, आमाशय पक्वाशय, क्षुद्धांत स्फुरांत, उत्तरगुत अधरगुत और पुरुषाधार एक एक्स्ट्रा में याद करते थे, ठीक है ना। कैसे याद करते थे, आंख बंद करके अपन बोलते हैं, हृदय वस्ती नाभि 3 एक साथ याद करते थे। फिर यकृत प्लीहा, इसमें बोनस में अपन क्या रखते थे, क्लोम रखते थे। फिर वृक्क वपावहन एक साथ, आमाशय पक्वाशय एक साथ, क्षुद्रांत स्थूलांत एक साथ, उत्तरगुत अधरगुत एक साथ और पुरुषाधार एक्स्ट्रा। पुरुषाधार याद करना भी इंपॉर्टेंट है ना, ये चक्रपाणी चरक का स्पेशल होता है पुरुषाधार, ठीक है। भेल ने भी सेम टू सेम 15 कोष्ठांग माने, बस एक क्या किया है, पक्वाशय के स्थान पर निपावहन मान लिया है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, भेल क्या होते हैं, आदिवासी होते हैं, कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न होते थे, इसलिए इन्होंने निपावन मान लिया। ऐसा कुछ अपना आर के पटेल याद करवाता था। तुम तो बस याद रख लो, भेल ने क्या किया, 15 के 15 कोष्ठांग माने, बस पक्वाशय के स्थान पर निपावहन ऐड कर दिया। काश्यप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काश्यप ने कितने माने, 13 माने। क्या माने, पहली बात तो संख्या याद रखना है, काश्यप ने कितने कोष्ठांग माने, 13 माने। क्या किया है उन्होंने, पहली बात तो बोली उत्तर गुद और अधर गुद अलग अलग चीज नहीं होती। चक्रपाणी साहब को उन्होंने समझाया बिठा के कि तुम उत्तर गुद और अधर गुद अलग अलग चीज मान ले, इसको एक ही करो गुद, ठीक है। तो एक कम हो गया, 14 हो गया। और जो पुरुषाधार है, इस पुरुषाधार को हटा दो, ये कुछ नहीं होता भैया, गुदा में ही सब सम्मिलित हो जाएगा, पुरुषाधार कुछ नहीं होता। बाकी सब सेम टू सेम मान लिया, हृदय वस्ती नाभि, यकृत प्लीहा क्लोम, वृक्क वपावनम, आमाशय पक्वाशय, क्षुद्रांत स्थूलांत और स्थूल गुद उत्तर गुद को एक ही करके गुद कर दिया और पुरुषाधार को हटा दिया। 13 हो जाएंगे किसके, काष्टक, ठीक है। अब आता है उल्टा। ये अभी तक तो अपने धर्मंत्री संप्रदाय, सॉरी आचार्य संप्रदाय वाले लोग चल रहे थे, इनका तो अपन ने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे। अब आते हैं उल्टे, ये अष्टांग
सुश्रुत साहब बोलते हैं पहली बात तो 8 कोष्ठकांग होते हैं खाली के खाली, ठीक है ना, और पूरे के पूरे अपने को रटना है भैया, ठीक है ना, पूरे के पूरे अपने को रटना है। तो कौन कौन से होते हैं पहले याद रख लेते हैं भैया, है ना। तो मैंने ऐसे याद करवाया था भैया, पहले तो इनकी स्पेशल याद रखना है। सुश्रुत अष्टांग हृदय क्या चालू करते हैं, UHF, इससे उंडुक हृदय फुफ्फुस, ठीक है ना, UHF से याद करते हैं भैया, UFC जैसे होती है ना, UHF या UFH जो भी याद हुआ, UHF मतलब उंडुक हृदय फुफ्फुस, 3 ऐसे याद करेंगे। फिर मैं ऐसा पेड़ बनवाता था कि एक रक्त स्थान, आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान, मूत्र स्थान। कैसे याद करते थे अपन, ऐसे ऐसे ये बनाते थे। यहाँ पे अपन क्या देखते थे, अग्नाशय जिसको बोलते थे ना, तो उसको रक्त स्थान बोल दिया। फिर उसके जस्ट नीचे खाना खाने के लिए आम स्थान, आम स्थान रहेगा कहाँ, अग्नि होगी तभी तो अग्नि स्थान। पच के कहाँ आएगा, पक्वाशय में पक्व स्थान, और आखिरी में मूत्र स्थान। 5 ऐसे। और UHF ये किसके थे, सुश्रुत के थे। सेम टू सेम किसके थे भैया, मतलब अष्टांग संग्रह जो हाँ, इन 8 में क्या अष्टांग हृदय जो है वो क्या जोड़ देंगे, नाभि क्लोम डिंब जोड़ देंगे, नाभि क्लोम और डिंब। तो 8 और 3 11 किसके हो जाएंगे, अष्टांग हृदय के हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी संग्रह के अपन पढ़ लेते हैं पहले थोड़े। संग्रह क्या बोलते हैं, 3 तो सेम टू सेम मानते हैं। UHF जो किसके, सुश्रुत के थे, 3 सेम टू सेम माना कि भैया अपना उंडुक, हृदय और फुफ्फुस, ये 3 में सेम मान रहा हूं। इसके अलावा तुम जो बोल रहे हो ना वो मैं मानूंगा नहीं, उसके अलावा मैं अपना अपना कुछ नया नया दूंगा। तो क्या क्या उन्होंने बोल दिया, यकृत, प्लीहा, वस्ती, वृक्क और आंतराणी, ठीक है ना। इसकी एक तो कहीं मैंने ट्रिक लिखी थी, दीक्षा भैया कहाँ लिखी थी, प्लीज करके सब कुछ ट्रिक था यार इसका। या बीवी प्लीज, हाँ ऐसा होगा सर। UHF के साथ ये तो कॉमन रहेगा दोनों में, या बीवी प्लीज, ठीक है ना। तो यकृत आ जाएगा, इससे आंत्र आ जाएगा, बीवी से वस्ती और वृक्क आ जाएगा, और प्लीज से क्या आ जाएगा, प्लीहा या बीवी प्लीज, ऐसा करके कुछ तो ट्रिक था ना, तो मुझे लिखा नहीं है तो याद नहीं आ रहा। तो देखो सुश्रुत के अपने को याद कर लें, सुश्रुत के कैसे याद किए, 8 UHF उंडुक, हृदय, फुफ्फुस। फिर क्या किया, अपन ने डायग्राम बनाया, रुधिर स्थान, आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान, मूत्र स्थान। 8 किसके क्लियर हो गए, अपने आचार्य सुश्रुत के हो गए। फिर अपन किसके पे आ गए, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने सेम टू सेम कितने माने, 8 माने, लेकिन सुश्रुत से थोड़े अलग बदल दिए। UFH जो कॉमन रखा है सुश्रुत का, मतलब उंडुक, हृदय, फुफ्फुस कॉमन रखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने या बीवी प्लीज रख दिया है, मतलब यकृत रख दिया है, आंत्र रख दिया है, बी बी बस्ती और वृक्क रख दिया है, और प्लीज से क्या रख दिया है, प्लीहा रख दिया है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि अष्टांग हृदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अष्टांग हृदय ने क्या किया है, 8 + 3 11 कर दिया है, ठीक है ना। अब ये 8 + 3 अष्टांग हृदय मैंने पढ़ा, तो ये वाले हैं कि ये वाले, जहां तक मुझे लग रहा है अष्टांग संग्रह ये वाले ही होंगे, पर एक बार कंफर्म कर लेना कि ये 8 हैं कि ये 8 है ना, मुझे पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है सब शक्तियां चली गई। तो 8 + 3 यही ऊपर वाले अभी मान लेते हैं अष्टांग संग्रह वाले। इसमें नाभि क्लोम डिंब NKD, ठीक है, नाभि क्लोम डिंब अपन ने इसे अलग से याद कर लिया था, नाभि क्लोम डिंब ऐड कर दिया अष्टांग हृदय ने, और ये क्या हो जाते हैं, 11 अष्टांग हृदय के हो जाते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चरक ने कितने कोष्ठांग माने, 15, भेल ने भी कितने माने, 15, काश्यप ने कितने माने, 13, सुश्रुत ने कितने माने, 8, अष्टांग संग्रह ने कितने माने, 8, और अष्टांग हृदय ने कितने माने, 11। अष्टांग हृदय की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, 11 माने, उसी से क्वेश्चन आएगा कि अष्टांग हृदय ने कोष्ठांग की संख्या कितनी मानी। फिर गंगाधर राय था, उन्होंने क्लोम से फुफ्फुस और उंडुक दोनों ग्रहण किया है। अरे किसी का वो चालू हो गया भाई,
ठीक है, तो अष्टांग हृदय ने क्या, नाभि क्लोम डिम्ब एक्स्ट्रा कर दिया। अष्टांग हृदय के कितने, 11 होते हैं। गणनाथ सेन ने क्लोम से कंठ नाड़ी, कंठ गण ऐसे करके, अब ये इतना डिटेल नहीं पूछता ना, एक एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तक लोग पकड़े हुए हैं उनको। दल्हन और हरिप्रपन ने क्लोम को पित्ता से ग्रहण किया। पीड हर, पीहर करके ऐसे अपन कुछ याद करें, तीनों पॉइंट छोड़ दो, अपने पूछेगा अपने से, है ना। ये अपना कोष्ठांग भी हो गया, ठीक है। अब अपन एक एक कोष्ठांग को थोड़ा थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे, हृदय के बारे में, ये बारे में। इसको अपन पढ़ते हैं कल से, क्यों, क्योंकि अपने को एमपीजी के भी पढ़ना है, फिर अगर इसको ज्यादा पढ़ लेंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। और आयुर्वेद का जो यूनिट 1 वाला पार्ट है अपना, ठीक है।